अशोक सर। हाँ जी। सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है 100 हाँ जी जी सर। सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। I CA Ashok Gupta on behalf of Northex CACP Study Circle welcome you all in today's webinar, which is on a very interesting topic, and the topic is insights on forensics audit and fraud detection with practical cases. And for that we have none other than a very learned professional who is very expert on this topic, CA Rahul Jindal ji. Welcome Rahul Jindal ji. We welcome you with a bunch of flower virtual. Welcome in our webinar. Sorry. Thank you, sir. I'll just like to read a brief profile of Rahul ji. Rahul Jindal is a qualified FCA, LLB, DISA, certified fraud examiner, certified forensic auditor, IBBI, registered valuer, certified concurrent auditor, DIP, IFRS. He's a forensic audit expert and has handled more than this amount is around 35,000 crores of various institutions, forensic audits of public sector banks, private sector banks, BSC and other financial institutions. And he has taken seminars of various institutions such as NIRC of our institute, Bank of India, Economic Offense Wing, NIRC study circles and WRC study circles. I won't take much of time between you and Mr. Rahul Jindal. I'll welcome you, Rahul Jindal. Please guide us on this very interesting topic, which is very hot today. Welcome, sir. Thank you, sir. First of all, I'd like to thank the Northex Study Circle, Arun Gupta sir, Ashok Gupta sir, Raman Gupta ji, Devendra Singh ji, for again inviting me to the study circle so that I can share my views on forensic audits and what are the insights. So first and foremost, we need to understand what is the importance of forensic audit in today's scenario. सर अब जो है फोरेंसिक ऑडिट की इंपॉर्टेंस हमारे इसमें काफी बढ़ जाती है. रीजन बीइंग द अमेंडमेंट्स दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग इन द कंपनीज एक्ट. जैसे अगर आपने कारो में जो अमेंडमेंट्स थी, कारो 2020 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन मेड इन कारो 2020, देयर आर ह्यूज अमेंडमेंट्स. उसका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो अमेंडमेंट है कारो का कॉन्सेप्ट का, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने फोरेंसिक ऑडिट से उठाया हुआ सर. अगर आप देखेंगे कारो में जो अमेंडमेंट्स हुई है, दैट यू हैव टू कमेंट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, you have to comment whether stock statement tallies with the books of account or not, you have to comment whether the company will be able to meet the future liabilities in future or not. तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है कारों में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो अब आपका मार्च 22 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है सर. तो अब जो आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे मार्च 22 की, उसके अंदर आपका नया वाला कारो लगेगा. तो उसमें कारो को स्टडी करना बहुत जरूरी है. शायद मैंने यहाँ पे कारो का भी सेमिनार लिया हुआ है, तो अगर आप उसमें देखेंगे वी हैव डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज, हमने सारी चीजें डिस्कस करी थी कारों के बारे में से. तो अगर आपको जब आप मार्च 22 की बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके अंदर वो सारी कारों के अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी. वो जो अमेंडमेंट जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से काफी अमेंडमेंट्स इन्होंने फोरेंसिक. सर अभी भी इको हो रही है सर? नहीं अभी ठीक है सर. वो फैन चलाया था मैंने. तो अब जितने भी अमेंडमेंट्स हैं हमारी कारों की, वो सारी, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फोरेंसिक ऑडिट. तो इसीलिए आज की डेट पे अगर हम फोरेंसिक ऑडिट में हमको क्या क्या स्कोप होता है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल इश्यूज दैट वी फेस, व्हाट आर द प्रैक्टिकल थिंग्स एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट ओनली एज अ फोरेंसिक ऑडिटर बट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं. तो जब मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा स्कोप, तो मैं आपको बताऊंगा कि भी अगर आपके पास कोई कंपनी ऑडिट करने के लिए आती है, चाहे एज अ फोरेंसिक ऑडिटर है, स्टैट ऑडिटर है, कॉन्करेंट ऑडिटर है, व्हाटएवर द केस में भी. तो अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो आपको क्या क्या चेक करना है, अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में है उसमें आपको क्या क्या चेक करना है, सर्विस इंडस्ट्री में है उसमें आपको क्या क्या चेक करना है. तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे. आई जस्ट गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू. आपको पता लगेगा कि भी इस इंडस्ट्री, अगर ये वाली इंडस्ट्री का ऑडिट आता है तो इसके अंदर हमको मेजरली क्या देखना है. बाकी उसके अंदर देयर कैन बी मेनी सेपरेट थिंग्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट, बट हमको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि अगर हम इस इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए. I hope that I will be able to explain you these things. अगर आपकी कोई भी क्वेरी आए बीच में, तो आप Q&A चैट बॉक्स में ना लिख के आप Q&A सेक्शन में लिख लेगा, तो मैं उसको बीच बीच में देखता रहूंगा. तो जो रेलेवेंट क्वेरीज होंगी आई विल आंसर देम देयर एंड दैट, और उसके अलावा जो बचेंगे वो मैं आपके एंड में ले लूंगा सर. मैं अब मैं पहले अपनी प्रेजेंटेशन पे आता हूँ सर. हाँ जी सर.
अब बेसिकली हमको पहले ये समझना है फॉरेंसिक ऑडिट की इंपॉर्टेंस क्या है एंड व्हाट इज द रोल एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर। सर जैसे मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड बताता हूँ। अब फॉरेंसिक ऑडिट जो है हमारा उन केसेस में होता है सर जहां पे अकाउंट एनपीए हो जाते हैं सर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बेसिकली द मेजॉरिटी ऑफ वर्क दैट वी गेट इज फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीबीआई, यूडब्ल्यू, एसएफआईओ। तो ये सारी एजेंसीज है जो फॉरेंसिक ऑडिट कराती हैं। ये फॉरेंसिक ऑडिट तभी कराती हैं व्हेन दे फील दैट देयर इज एनी डाइवर्जन और एनी साइफनिंग ऑफ फंड्स or an account has been classified as a non-performing asset. Basically, the banks, they get the forensic audit done only when the total outstanding, generally in the cases where the outstanding balance is 50 crores or more. They can get the audit done for smaller accounts as well, but general उनके guidance होती है कि they have to get audit for 50 crores and above, जिनका outstanding balance है उनका वो forensic audit करवाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहाँ पे इम्पेलमेंट है, वो चीज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक मेजर क्वेश्चन आता है सर हम फॉरेंसिक ऑडिट का काम कैसे लें, तो वो चीज मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा ताकि आप सब मेरे साथ लास्ट तक रहें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट। बेसिक चीज क्या है फॉरेंसिक ऑडिट की। सर फॉरेंसिक ऑडिट मींस वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हैज बीन अंडरटेकन और नॉट, कि जो प्रमोटर है उसने कोई फ्रॉड तो नहीं करा है। सबसे मेन क्वेश्चन आता है ना व्हाट इज फ्रॉड, हाउ डू यू डिफाइन फ्रॉड। सर फ्रॉड की डेफिनेशन जो है वो हर जगह इट हैज बीन स्पेसिफाइड, वेदर इट बी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इट बी कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इट हैज बीन डिफाइंड एवरीवेयर। बट सबसे इजी डेफिनेशन जो आपको पढ़नी है, एनीथिंग व्हिच इज डन इंटेंशनली, दैट इज फ्रॉड। आपको आइडेंटिफाई करना है कि फ्रॉड क्या होता है। सो इफ एनी एक्ट हैज बीन डन बाय द प्रमोटर, डायरेक्टर और केएमपी or any employee which has been done intentionally so as to deceive and defraud by causing actual or potential prejudice, मतलब किसी चीज को हमने जानबूझ के करा है जिससे कंपनी को लॉस हो, that is fraud. So the main question here is regarding the intention. You have to prove the intention. अगर आप प्रमोटर की इंटेंशन को प्रूव नहीं कर पाते उस केस में आपको फ्रॉड क्लासिफाई नहीं कर सके। यू कैन नॉट क्लासिफाई द अकाउंट एज फ्रॉड। तो आपको ये देखना है कि कौन सा अकाउंट फ्रॉड है या नहीं है, आपको उसके इंटेंशन को क्वेश्चन करना है सर। अब इसमें क्वेश्चन आता है, यू शुड आस्क मी सर हाउ एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट और हाउ एज एन ऑडिटर आई विल बी एबल टू वेरीफाई कि वेदर एनी एक्ट हैज बीन डन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैं कल लखनऊ में था, मेरे को ईडी ऑफिस ने बुलाया होता इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो आई रिटर्न लास्ट नाइट ओनली। वहां पे हमारी एक रिपोर्ट गई हुई है फॉर अ फॉरेंसिक ऑडिट जिसको हमने फ्रॉड क्लासिफाई करा हुआ है। उसमें मेन इशू क्या था मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशन, आपको अंडरस्टैंड होगा क्योंकि ये मेरा कल का ही केस है। तो व्हेन आई वेंट टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफिस यस्टरडे, उन्होंने मेरे से पूछा सर आपने इस अकाउंट को फ्रॉड क्लासिफाई कर रखा है बट आप उसको प्रूव करिए कि ये फ्रॉड है या नहीं है। मतलब दे वर क्वेश्चनिंग मी दैट आपने इसको फ्रॉड कैसे क्लासिफाई कर दिया, हाउ डू यू जज वेदर इट हैज बीन डन एन इंटेंशनली एक्ट एंड इट हैज बीन डन विद एन इंटेंट टू डिसीव द बैंकर्स, और उन्होंने जानबूझ के कोई एक्ट करा है। तो मैं आपको उसका थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड बताता हूँ, मैं आई वोंट नेम द कंपनी, मैं आपको उसका ब्रीफ बैकग्राउंड बताता हूँ। तो द कंपनी वाज इनटू राइस बिजनेस, तो कंपनी राइस बिजनेस में थी। तो उसमें क्या था, देवर टेकिंग पैडी, जैसे राइस होता है वो पैडी से बनता है सर, तो वो पैडी लेके राइस को मैन्युफैक्चर करके देवर सेलिंग राइस। तो हमने जब उनकी बैलेंस शीट को रिव्यू करा सर, उसमें दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैं अभी उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशन। कि या जैसे पहली लाइन पढ़ी आप, फ्रॉड इज एन अनलॉफुल एंड इंटेंशनल। तो अगर कोई चीज इंटेंशनली है दैट इज फ्रॉड। तो उस केस में हमारा जो कल डिस्कशन हुई मेरी ईडी ऑफिस में कल, उसमें क्या था, उस बैलेंस शीट में देवर शोइंग दे हैड अ लिमिट ऑफ अराउंड 250 करोड़। पहले वो तो कोई वाई नहीं पता करती। So they were showing a debtors of around 300 crores. उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में 300 करोड़ के डेटर दिखाए होते सर, अगेंस्ट अ बैंकिंग लिमिट ऑफ 250 करोड़। तो जब हमने ऑडिट करा था, हमने ऑडिट 2 साल पहले करा था, 2019 में करा था हमने ऑडिट को। तो जब हमने ऑडिट करा, हमने मैनेजमेंट से पूछा कि सर आपके 300 करोड़ के डेटर्स खड़े हैं, what steps you have taken that why these debtors are outstanding। आप उन डेटर्स को हमारे सामने प्रोड्यूस करिए कि why your debtors are not paying the money।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपके डेटर्स पैसा क्यों नहीं दे रहे, और अगर आपके डेटर्स पैसा नहीं दे रहे तो व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन टू रिकवर सच मनी. दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन. तो पहले क्वेश्चन का तो रिप्लाई उन्होंने ये दिया कि सर वी आर फॉलोइंग अप विद देम, दे आर नॉट पेइंग अस द मनी, दे हैव सम इशू और द अदर एंड स्टिल दे आर शोइंग दैट डेटर्स. Secondly, they did not take any legal steps. They did not take any effective legal steps or reasonable steps to recover that money. This is a case of act which is prejudicial to the interest of the company. कि अगर आपने किसी से 300 करोड़ रुपए लेना है and you are not taking any legal steps or any reasonable steps, then it is a case of prejudicial to the interest of the company. This means it was done intentionally to defraud the bankers. Because अगर मैं उनके शूज में होता या मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या करता एज अ बोरोवर, मैं उन डेटर से पैसा रिकवर करने की कोशिश करता और वो पैसा फिर मैं आगे बैंकर्स को देता. Since I have not taken any steps to recover that money, this means I have done this act intentionally. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ सर. इंटेंशनल और स्टेप्स टेकन टू रिकवर सच मनी. हमारे कारो 2020 में एक अमेंडमेंट आई है सर, whereby any loans, advances, interest, investment, interest guarantee. राजेश जी आप म्यूट पे कर लीजिए. सर मैं क्या आपका वेलकम कर दूं सर, मैं वाराणसी में हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. फर्स्ट आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्थेक्स सीए स्टडी सर्कल सर. थैंक आई यू एम गोइंग टू एयरपोर्ट टू कैच द फ्लाइट फॉर दिल्ली सर. ओके वेलकम सर. नाउ आई विल म्यूट माय सेल्फ सर. थैंक यू सर. तो मैं आपको कारो की बात बता रहा था कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट वेदर इफेक्टिव स्टेप्स हैव बीन टेकन. कारो 2020 में उनका एक क्लॉज 3 है या 4 है, क्लॉज 3 है शायद, उसमें उन्होंने लिखा है whereby a company has given a guarantee, security, interest, investment, loans and advances which is prejudicial to the interest of the company. जिसमें स्टैट्यूटरी ऑर्डर को कमेंट करना है. प्रेजुडिशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक पॉइंट दे रखा है whether reasonable steps have been taken to recover such money or not. तो नाउ एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इटसेल्फ आपको कमेंट करना है कि अगर आपने किसी कंपनी को लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, गारंटी कुछ भी दे रखी है, वेदर इट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. हेंस दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम फोरेंसिक ऑडिट इटसेल्फ. मैं अब आपको कारो और फोरेंसिक ऑडिट को लिंक करके दिखाऊंगा सर मैं अभी. तो इसलिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन फ्रॉड की आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. अगर आप उसकी इंटेंशन को प्रूव नहीं कर पाए सर, आप कभी भी किसी अकाउंट को फ्रॉड नहीं कर सकते, वरना आपके अगेंस्ट खुद केस कर देंगे वो. That they have intentionally classified our account as fraud, whereby it was a business loss. I hope this point is regarding fraud is clear. जैसे फ्रॉड की डेफिनेशन दे रखी है सर कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 447 है. Any act by any person with an intent to deceive and against the interest of the company or prejudicial to the interest of the company, that is called fraud. तो प्रूविंग द इंटेंट इज द की. अगर आपको फ्रॉड प्रूव करना है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉड फ्रॉम एन अनइंटेंशनल एरर. अगर कोई अनइंटेंशनल एरर है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते. मैं एक एग्जांपल देता हूं रिगार्डिंग सोलर इंडस्ट्री. जैसे अगर आपने लास्ट टाइम मेरे सेमिनार में सोलर इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूं, बिकॉज दैट इज द इंडस्ट्री व्हिच हैज बीन वर्स्ट इंपैक्टेड बाय द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज इन जो अपनी सोलर इंडस्ट्री है. रीजन क्या है सर, 2008 में 7 में द रेट पर यूनिट ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज 18 रुपीज 19 रुपीज. उस बेसिस पे सबने अपने पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट लगा लिए सर. किसी ने 1000 करोड़ का लोन लिया, किसी ने 2000 करोड़ का लोन लिया, ऑन द प्रोजेक्शन दैट दे विल बी अर्निंग 18 रुपीज पर यूनिट फ्रॉम नाउ ऑन फॉर व्हाटएवर इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड बाय देम. वो रेट आके सर आज की डेट में वो रेट है 2 रुपए 2.5 रुपए, जो 18 रुपए से शुरू हुआ था सर इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का. तो जिस बंदे ने 18 रुपए की, द पर्सन हु हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्लांट on a projection of 18 rupees per unit, now he is earning 2.5 rupees per unit. You cannot expect that person to be standard. वो NPA होगा ही होगा सर, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी हैवी होगी कि he will not be able to bear that interest burden on a revenue of 2.5 rupees. So that is a case of a genuine business loss. This business loss has occurred due to change in government policies. मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं. आपको ध्यान होगा भी पिछले अराउंड 1.5 years बैक, 2 years बैक, कोविड से जस्ट पहले, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्टॉप्ड इंपोर्ट फ्रॉम मलेशिया ऑफ ऑयल्स. देयर वाज सम इशू इन गवर्नमेंटल इश्यूज थे कुछ वहां पे, तो उन्होंने इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल रोक दिया था मलेशिया से. सो व्हाट हैड हैपेंड, देयर वर मेनी बिजनेसमैन हु वर इंपोर्टिंग पाम ऑयल एंड मेकिंग हाई सी सेल्स टू अदर कंट्रीज एंड दे वर अर्निंग प्रॉफिट.
तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम मलेशिया रोक दिया था, सो ऑल द डीलर्स हु वर डीलिंग इन दिस दे हैड टू स्टॉप देयर बिजनेस फॉर 6 months to 1 year. उनको रोकना पड़ा था. द कॉस्ट है शॉर्ट अप. पाम ऑयल बिजनेस में आप अब जो भी आप ऑडिट करेंगे सर, आपको उसकी इंडस्ट्री की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. पाम ऑयल बिजनेस में क्या होता है सर, उसमें ना बुकिंग होती है कि हमने ये बुक कर लिया कि भी हमने इतना सामान लेना है, सो दे बुक द क्वांटिटी इन एडवांस. तो जैसे मैंने अगर किसी से 100 रुपए के एडवांस पे मैंने बुक कर लिया, उसके बाद मैंने सेल करा आगे, उतने में क्या हुआ, जो रेट है दैट शॉर्ट अप ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज कि भी आप वहां से इंपोर्ट नहीं कर सकते. तो जो मैंने एडवांस बुकिंग कर रखी थी कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो सारा लॉस मेरे को बियर करना पड़ा. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडस्ट्रीज यू आर ऑडिटिंग, कि आप कौन सी इंडस्ट्री को ऑडिट कर रहे हैं, आपको क्या ऑडिट कर रहे हैं, व्हाट आर द गाइडलाइंस, व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर दैट प्रोजेक्ट और फॉर दैट इवेंट. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जितनी भी रोड डेवलपिंग वो है कंपनीज हैं जिन्होंने लोन लिया है, उनमें से काफी आज की डेट में एनपीए है. देयर आर वेरियस फैक्टर्स फॉर दैट. फर्स्ट फैक्टर होता है कि एनएचआई रोड नहीं देती आपको या एरिया नहीं देती टू डेवलप द रोड. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या होता है सर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मेरे को एनएचआई ने कहा जी आप इस यहाँ पे रोड बनाइए. उन्होंने मेरे को एक एरिया दे दिया कि भी ये 20 किलोमीटर का एरिया है, आपको ये वाली रोड डेवलप करनी है. उस रोड को डेवलप करने के लिए आई टुक अ लोन फ्रॉम बैंक कि भी मेरे को ये रोड डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला एनएचआई से, तो मेरे को ये रोड डेवलप करनी है, मेरे को लोन दीजिए. बैंक ने मेरे को 100 करोड़ रुपए का लोन दे दिया टू डेवलप दैट रोड. मैंने जैसे ही काम शुरू करा, देयर वर एनक्रोचमेंट ऑन लैंड. विलेजर्स आ गए, उन्होंने हमको डेवलप नहीं करने दिया, उनको हटाने में लीगल इश्यूज आ गए, गवर्नमेंट के इश्यूज आ गए. तो क्या हुआ, हमको 2 साल तक तो रोड ही नहीं मिली. We had to develop the road in 2 years, but for 2 years we did not get the road itself. लेकिन जो मैंने बैंक से लोन ले रखा है 100 करोड़ का, उस पे तो आई हैव टू बियर इंटरेस्ट. 12% इंटरेस्ट भी लगा ले तो 2 साल में मैं 24 करोड़ रुपए दे चुका हूँ बैंक को, जबकि मेरे को कोई रेवेन्यू ही नहीं आया, ना मेरी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हुई. सो दिस इज अ केस ऑफ अ जेन्युइन बिजनेस लॉस, कि दिस इज आउट ऑफ हैंड ऑफ द बोरोर, कि जब मेरे को रोड ही नहीं दोगे, आप मेरे को जगह ही नहीं दोगे, मैं रोड कैसे बनाऊंगा और मैं रेवेन्यू कैसे अर्न करूंगा. 2 साल में उसका मोरेटोरियम खत्म हो गया जो बैंक से मिला था. Now he has to pay the interest to the banks. So while doing any forensic audit, you have to differentiate between what is an intentional error and what is an unintentional error. अभी मैं आपसे पूरा स्कोप डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर हम बैंक्स तो जनरली हमको स्कोप देते हैं फोरेंसिक ऑडिट का. We'll discuss that complete scope. Once we understand that scope, you will come to know कि भी वो स्कोप में क्या है और क्या नहीं है. आपको जब वो स्कोप की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सर, then you will be able to understand कि whether it is an intentional mistake or an unintentional mistake. Because again, proving the intent is the key. Once you are able to prove the intention, देखिए आपकी जो भी forensic audit report होगी, वो सीबीआई जाएगी, ईडी जाएगी, एसएफआई हो जाएगी, वो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में जा सकती है, ईओडब्ल्यू जाएगी. तो आपको जो भी whatever you are writing in your report, it has to be, you have to be sure the what the wordings you are using and what are you writing. तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप पहली बार फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग द फोरेंसिक ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी ऐसे बंदे से अपनी रिपोर्ट जरूर पढ़वाना जो पहले 20-25 फोरेंसिक ऑडिट कर चुका हो. उसका रीजन क्या है, देन ही विल बी एबल टू गाइड यू व्हाट लैंग्वेज इज टू बी रिटन. इट अपीयर्स, इट सीम्स, इट मे बी, इट माइट बी. यू हैव टू यूज दिस लैंग्वेजेस. उसमें आपको लिमिटेशंस लिखनी है, डिस्क्लेमर्स लिखना है, वो काफी लंबी चीजें आती है सर. So whenever you are writing a report, report writing is a separate lecture itself for forensic audit. So whenever you are writing a report, you have to be sure what language you are using. I'll try to cover some part of it here as well. जब मैं बैंक के स्कोप पे आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज क्या लिखी जाती है. Reason being, whatever you are writing in your report, on the basis of that, the government agencies, the bankers are going to take decision. मेरी अभी लास्ट वीक एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट गई है हमारी एक. तो दिल्ली हाई कोर्ट में अब हमारी रिपोर्ट गई है बिकॉज द दिल्ली हाई कोर्ट हैड अपॉइंटेड अस टू डू द फोरेंसिक ऑडिट. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जब हमको अपॉइंट करा है, उसके अंदर 3 पार्टीज है. उसके अंदर एक मेन जो बोरोर है, उसके अंदर सीबीआई भी है, ईडी भी है, उसके अंदर बैंकर्स भी है. देयर आर 18 बैंकर्स इन दैट. So once our report that we have given to the High Court, it will be given to all the parties, 18 bankers, CBI, ED and the borrower. It will be given to all the 21 parties. So हमको we have to be extra sure what language you are writing, because anyone can question our report at any point. कि सर ये इन्होंने गलत लिखा है, ये सही लिखा है, this has been not written properly or whatever the case may be.
So the language that you are writing, the facts you are writing in the report, you have to have complete evidence for that, whatever you are writing, and the language has to be proper. Language has to be such that you can prove that this act has been done intentionally or unintentionally. And once you have proven that the act is done intentionally, you can easily classify the account as fraud as per the RBI Master Circular. उसके लिए एक RBI का Master Circular है 1 जुलाई का जो है सर. They have properly defined what is fraud, what is willful defaulter, what is siphoning of funds, what is diversion of funds. They have properly defined each and every heading there. तो आपको जो RBI का Master Circular है सर उसको भी go through करना पड़ेगा. फ्रॉड ट्रायंगल में 2 क्वेश्चन हैं, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं. ये उमंग पोपट जी पूछ रहे हैं, नाउ डेज बैंक्स हैव आल्सो बिकम वेरी विजिलेंट एंड दे आर गोइंग फॉर फोरेंसिक ऑडिट इफ दे कम फॉर रेड फ्लैग्स इन एनी अकाउंट. उमंग जी, द बैंकर्स जो है वो आजकल सारे केसेस में फोरेंसिक ऑडिट कराते हैं जिसमें बैलेंस इज मोर देन 50 करोड़. उसके अंदर तो वो उनकी इंटरनल गाइडलाइंस ही हैं. उसके अलावा जो उनके छोटे अकाउंट्स है लेस देन 50 करोड़, उनके भी वो करवा लेते हैं इफ दे फाइंड एनी रेड फ्लैग और एनी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट जो होती है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है बैंकर्स की. तो इफ दे फाइंड एनी रेड फ्लैग देन दे ऑर्डर फॉरेंसिक ऑडिट, बट अबव 50 तो होता ही होता है. हितेश कुमार जैन जी पूछ रहे हैं वेदर मैनेजमेंट एरर लाइक नॉट टेकिंग हेजिंग इन कमोडिटीज फॉर सोर्सिंग रॉ मटेरियल कैन बी कंसीडर्ड एज फ्रॉड. सर इसको फ्रॉड नहीं कहेंगे. जैसे मैं आपको बताता हूँ हेजिंग का क्या होता है सर. अगर तो आपका बैंक लोन है तो जनरली बैंक लोन के सैंक्शन लेटर में ये चीज मेंशन होती है कि वेदर यू हैव टू हेज और नॉट. जैसे फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर होता है तो उसमें ना सर बैंक्स के सैंक्शन लेटर में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आउट ऑफ 100 करोड़ ऑफ डीलिंग आपका 70% हेज होना चाहिए, 80% हेज होना चाहिए, या देयर शुड बी कंप्लीट हेजिंग. उस केस में क्या होता है, अगर कंपनी हेजिंग नहीं कराती देन इट इज अ वायलेशन ऑफ सैंक्शन लेटर. हेलो. हेलो, आई एम ऑडिबल सर? यू आर ऑडिबल. हाँ जी. सो मैं जो इसमें अभी क्वेश्चन आंसर देख रहा था मैं उसका रिप्लाई देता हूँ. तो जैसे मैं कह रहा था अनहेज और हेज पोर्शन, तो उसके अंदर आपको सर अनहेज और हेज पोर्शन देखना है कि व्हाट इज द हेज पोर्शन एंड अनहेज पोर्शन. एक क्वार्टरली रिपोर्ट जाती है. तो इफ योर सैंक्शन लेटर स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स कि भी आपको हेज कराना है और स्टिल दे आर नॉट हेजिंग, देन वी हैव टू स्टेट दैट थिंग कि भी दिस इज अ वायलेशन ऑफ सैंक्शन लेटर. बट वो फ्रॉड है नहीं है वो बाकी फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, बट अपेरेंटली दैट इज अ वायलेशन ऑफ सैंक्शन लेटर बट नॉट फ्रॉड. रीजन बीइंग द बैंक्स वर इन नॉलेज ऑफ दैट. एनी स्टैट्यूट गवर्निंग द फॉरेंसिक ऑडिट, दीपक आजाद जी पूछ रहे सर नहीं देयर इज नो स्टैट्यूट फॉर अंडरटेकिंग फॉरेंसिक ऑडिट, बट अभी रिसेंटली हमारे इंस्टीट्यूट ने फॉरेंसिक ऑडिट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाले हैं FAAS. उसके मैं था, मैं इसमें कमेटी में भी था मैं उनकी. तो यू कैन गो थ्रू दो स्टैंडर्ड्स बट देयर आर टाइप ऑफ थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स है. तो जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे सर आपको आइडिया नहीं लगेगा, बट देयर इज नो स्टैट्यूट एज सच. Umang Popat ji पूछ रहे हैं, we have recently been awarded a forensic audit of account which had few red flags, but as and when the borrower came to know regarding the same, they repaid the entire loan. Thus, in such cases, what a CA is required to do? Sir, that question you have to put up with the banks. Ki whether now the loan has been repaid, whether we are required to do the forensic audit or not. If the bankers say that you are required to do, you may take the forensic audit. But if the loan is repaid, तो उसमें banks भी मेरे ख्याल ज्यादा interested नहीं होंगे. एंड अगर बैंक्स इंटरेस्टेड नहीं है देन आपको रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा सर. तो बट अगर बैंक्स इंसिस्ट टू डू द फॉरेंसिक ऑडिट देन यू शुड डू, बिकॉज रीपेइंग ऑफ लोन डज नॉट इन एनी वे स्टॉप
the banks from classifying the account as fraud. But since he has repaid the loan, so I guess banks itself will not be eager to undertake the forensic audit now. ठीक है सर, अब हम बाकी क्वेश्चंस बाद में लेंगे. दीपक आजाद जी वो उसको भी डिस्कस करेंगे, वेदर द अकाउंट इज फ्रॉड और नॉट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है सर. अब हम आते हैं फ्रॉड ट्रायंगल में. सर फ्रॉड ट्रायंगल आपने स्टडी करा होगा. whenever there is a fraud, whenever any person commits a fraud, he will do it because of any of the three reasons. इनमें से कोई भी हो सकता है सर. What are the three reasons? Opportunity, rationalization, motivation. Now what do you mean by that? सर अगर कोई भी फ्रॉड होगा उसमें एक ना एक फैक्टर जरूर होगा. Now what do you mean by opportunity? Opportunity means you had the chance to undertake such fraud. You had the chance to undertake that fraud. What do you mean by that? Example, सत्यम का स्कैम हुआ था सर. सत्यम का स्कैम क्यों हुआ? Because the top management, Mr. Raju, he had the opportunity to manipulate the financial statements. Kingfisher, because Vijay Mallya had the opportunity. Similarly, जितने भी frauds जो top management frauds होते हैं sir, they are due to the opportunity that they have to manipulate the financial statements. They can easily manipulate because they have the power, they have the rights to manipulate that. Motivation. सर जो पीएनबी बैंक का हमारा फ्रॉड हुआ था नीरव मोदी वाला, उसमें क्या था? उसमें जो ऑफिसर बैठा था पीएनबी वाला उस ब्रांच पे, he had the motivation to earn quick money. So whenever there is a motivation to earn quick money, then you will undertake fraud. ये कोई employee, generally employees या top management भी लेती है. The motivation is to earn quick money. जहां पे आपकी motivation है that you have to earn quick money, then you will undertake fraud. Third आता है rationalization. Rationalization means you are trying to rationalize that thing. What do you mean by rationalize? Suppose करिए एक कंपनी में दो employees है, they are working up to same capacity. They are working 8 hours a day, they are doing same work. But one is earning 1 lakh and other is earning 50,000. Since both the employees are working same, but one is earning less and other is earning more, तो जिस बंदे को पैसा कम मिल रहा है, he will try to rationalize or justify that the company owes him 50,000 more. कि मेरा राइट बनता है कि मैं कंपनी से 50,000 रुपए और निकाल लूं, ये 50,000 रुपए मेरे. So he's trying to justify or rationalize his act कि the company is underpaying me and it is my right that I should earn 50,000 more. In that case, the person will undertake fraud. तो आप चाहे कोई भी फ्रॉड देख लीजिए सर, पीएनबी बैंक हो गया, पीएमसी बैंक हो गया, रोटोमैक, सत्यम, किंगफिशर, whatever the case may be, you will find any of these three things. या तो अपॉर्चुनिटी होगी या मोटिवेशन होगा या रैशनलाइजेशन. So what is the difference between a statutory audit and a forensic audit? Sir, basically अब तो ज्यादा difference नहीं रहा है. March 22 onwards, what is the difference between statutory audit and forensic audit? But still we will discuss it. So statutory audit जो होता है, जैसे हमने clause पढ़ा होता है, auditor is a watchdog but not a bloodhound. Again, this concept will be, according to me, will be valid till March 21. March 22 onwards, you are a bloodhound only now. कि जितनी requirements आपकी कारों में हैं, you are not a watchdog anymore. But as per the differentiation, so statutory auditor is a watchdog, but forensic auditor is a bloodhound. Means जो आप statutory audit करते हैं, that you can do on sampling basis. आपने जैसे sample उठा लिया कि हमने इतना portion का audit करा, इतना का नहीं करा. We have relied on the management representation letters. We have relied on the records that the company has provided. But in forensic audit, आप सिर्फ MRL के basis पे audit नहीं कर सकते. Forensic audit में तो MRL होता ही नहीं है, एक concept ही नहीं है MRL का. आपको कंपनी से सारा रिकॉर्ड लेना है. यू हैव टू वेरीफाई ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन योर एनालिसिस ऑफ द बुक्स यू कैन फाइंड आउट द सैंपल, और मैं एक रेशो आप कर सकते हैं दैट आई एम चेकिंग 70%, 80%, 90%, व्हाटएवर द केस मे बी. दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई, टू वेरीफाई ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. उसमें आप कुछ सैंपल लगा लेते हैं, देन यू आर टेकिंग योर ओन रिस्क कि भी आपने 80% चेक करा, 90% चेक करा, दैट इज योर कॉल. बट एज अ फोरेंसिक ऑडिटर यू हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग. स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमारी assumption होती है कि नो फ्रॉड हैज टेकन प्लेस, दैट देयर इज नो फ्रॉड. बट इन फोरेंसिक ऑडिट आवर assumption is कि fraud has undertaken place and we have to identify and hold the culprits responsible. जो भी culprit है हमको उसको responsible hold करना है कि भी ये fraud क्यों कर रहा. So we have to identify the person who has undertaken such fraud. The purpose of forensic audit is for legal purposes. कि अगर आपने जो forensic audit करा, आपने उसके अंदर diversion लिखी, तो उस आपकी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट्स में जाएगी.
गवर्नमेंट एजेंसीज में जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंक्स जो है कोर्ट में जाता है, केस फाइल करता है सर। सीबीआई जो है वो चार्जशीट फाइल करती है बोरोर के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। जैसे हमारी रिपोर्ट्स आती है उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे नाउ द सीबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर फाइलिंग चार्जशीट अगेंस्ट द बोर्ड। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है दैट इज फॉर रीचिंग अ फाइनेंशियल डिसीजन कि भी वेदर द कंपनी में काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, whether you should invest in that company or not. It is basically for the investor and the public to see whether the company is performing well or not. So this is a brief difference between a statutory audit and a forensic audit. But इसमें अब डिफरेंस सर इतना नहीं बचा है, काफी चीजें अब इसमें खत्म हो गई हैं क्योंकि नए कारों के बाद अब आपको सारी चीजें ही चेक करनी है ऑलमोस्ट सर। अब हम आते हैं हमारा जो मेन स्कोप है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड। Here we will be discussing about the scope that banks gives us. जो बैंक हमको स्कोप देता है फोरेंसिक ऑडिट का, अब हमको वो डिस्कस करना है सर कि बैंक्स क्या क्या स्कोप देते हैं। सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बैंक्स हमको स्कोप देते हैं दैट कैन वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। देयर कैन बी सिनेरियो वेयर बाय बैंक हैज गिवन यू स्पेसिफिक स्कोप of 4 points, 5 points, whatever the case may be, but that is dependent on the industry that you're auditing. But still there can be cases whereby आपका अलग हो सकता है स्कोप, उसमें 15 पॉइंट 20 पॉइंट्स का स्कोप हो सकता है जिसमें बैंक सारा ही स्कोप दे देते हैं। तो जनरली जो आजकल बैंक्स अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर रहे हैं उसके अंदर वो जनरली 15-20 पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, वो सारा ही स्कोप देते हैं। दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऐसा कुछ बाइफिकेशन वो आज की डेट में नहीं कर रहे हैं, वो पूरा ही आपको स्कोर दे देते हैं सर। अब हम आते हैं हमारे स्कोप पे सर। व्हाट इज द स्कोप? ये है सर स्कोप हमारा। जब मैं आपसे अभी स्कोप डिस्कस करूंगा सर, इसके अंदर आपके बेसिकली आपकी सारी चीजें कवर हो रही है सर। इसमें आपकी बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड कवर हो रही है, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो रहा है, इसमें सारी चीजें कवर हो रही है सर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में जैसे अब आपका शेयर कैपिटल हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया सर, फिक्स एसेट्स हो गया, इन्वेंट्री होगी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड इन दिस सेक्शन नाउ। आपके सेल्स, परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर्स जो बैंक स्कोप देता है वो पूरा ही कवर हो जाता है सर। एक मिनट सर, मैं इसको खोल लूंगा। हाँ जी सर। ट्रेसिंग द सोर्स एंड जेन्युइननेस ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द प्रमोटर, जो पहला स्कोप है सर। सर जैसे आई विल गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड। कोई भी बोरोर, कोई भी बंदा अगर लोन लेने जाता है तो वो सबसे पहले बैंक उसे पूछता है व्हाट इज योर नेटवर्थ, कि आप कितना, व्हाट डू यू अर्न। उस केस में क्या होता है सर, आपको यू हैव टू स्टेट, यू हैव टू शो योर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। सो फॉर एन एग्जांपल यू अप्रोच द बैंक्स कि भी सर मेरे को ये 100 करोड़ का प्लांट लगाना है, सपोज फॉर ब्रीवरीज, फॉर वाइन, बियर। हमने वी अप्रोच द बैंक दैट वी हैव टू सेट अप अ प्लांट ऑफ 100 करोड़। तो बैंक उसमें क्या करेगा, बैंक कहेगा ठीक है जी 20 करोड़ रुपीज आप लगाइए, 80 करोड़ मैं दूंगा। तो देयर इज अ रेशियो ऑफ 80:20 और व्हाटएवर द रेशियो इट इज। तो बैंक कहते हैं कि 20 करोड़ रुपीज आपको अपनी नेटवर्थ दिखानी होगी कि यू आर वर्थ 20 करोड़ एंड यू आर गोइंग टू इन्फ्यूज 20 करोड़। उसके बेसिस पे ही मैं आपको 80 करोड़ रुपीज दूंगा। नाउ एज अ फोरेंसिक ऑडिटर यू हैव टू वेरीफाई वेदर द सोर्स ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज जेन्युइन और नॉट। आपको चेक करना पड़ेगा सर। अब वो आप कैसे चेक करेंगे सर? इस केस में क्या होता है, यू हैव टू चेक द सोर्स। अब आपको उनकी फाइनेंशियल, उनकी बैंक स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। जैसे आपके काफी बोरोर्स आपके पास आते होंगे कि सर ये हमको डेटवर्थ सर्टिफिकेट बैंक में देना, आप साइन कर दीजिए, ये हमको फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट देना है, प्लीज साइन इट। लेट मी नॉट साइन दैट सर्टिफिकेट विदाउट वेरीफाइंग द बैंक स्टेटमेंट्स। मैं आपको उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि एक ऑडिटर के साथ अभी क्या हुआ जिसने सर्टिफिकेट साइन करा था। बहुत बुरा हुआ, आई नो दैट, मतलब आई सिंपैथाइज विद द ऑडिटर, लेकिन बैंक्स या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी नहीं सुनती उस केस में। नाउ व्हाट हैड हैपेंड, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस ऑर्डर के साथ क्या हुआ। तो बेसिकली इसमें आपको चेक करना होता है कि वेदर द सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द प्रोमोटर इज जेन्युइन और नॉट। नाउ हाउ डू यू वेरीफाई दैट? मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कंपनी ए है, उसके डायरेक्टर्स है बी एंड सी। देयर इज अ कंपनी ए, दे हैव डायरेक्टर्स बी एंड सी। तो बी एंड सी को प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लानी है, सो दे हैव टू इन्फ्यूज फॉर एन एग्जांपल 10 and 10 करोड़ रुपीज इनटू द कंपनी।
Now, how as an auditor you will verify whether the contribution is genuine or not? You have to take the bank statements of A and B. आपको A and B की बैंक स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी जिसमें वो दिखाएगी 10 करोड़ रुपीस उन्होंने कंपनी B and C की, सॉरी, आपको बैंक स्टेटमेंट लेनी है B and C की, showing that 10 crores has been given to company A. ठीक है सर, वो चीज हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको B and C की जो डायरेक्टर्स है उनकी बैंक स्टेटमेंट में देखना है कि उनके पास 10 करोड़ रुपए कहां से आए। सपोज फॉर एग्जाम्पल बी के पास जो 10 करोड़ रुपए है वो आए उसके बेटे से, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको उसके बेटे की बैंक स्टेटमेंट लेनी है। आपने उसके बेटे की बैंक स्टेटमेंट ली, उसमें देखा कि उसमें जो 10 करोड़ रुपए है वो आए उसकी वाइफ से, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी वाइफ की बैंक स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टू गो। सर वी हैव टू गो टिल वी फाइंड एन अनरिलेटेड पार्टी। जब तक आपकी रिलेटेड पार्टी आ रही है आप उसको वेरीफाई करते रहेंगे सर, आप उससे स्टेटमेंट मांगते रहेंगे। एज सुन एज यू गेट एन अनरिलेटेड पार्टी देन इट इज फाइन। तो आपको अनरिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी देखने प्रमोटर्स के कौन है, वो आपको कैसे पता चलेगा, व्हेन यू विल टेक अ फैमिली चार्ट। जब आप उस कंपनी का, उस डायरेक्टर्स का फैमिली चार्ट लेंगे देन यू विल कम टू नो हु इज अ रिलेटेड पार्टी एंड हु इज नॉट। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्स कि उस बंदे के पास पैसा कहां से आया। कई बार वो जो पैसा होता है वो एफडी की फॉर्म में आता है कि एफडी ब्रेक करी है या पुराना बैंक बैलेंस चल रहा है, देन इट इज फाइन। मैं अब आपको जो केस बता रहा हूँ ऑडिटर के साथ क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। हमने एक कंपनी का ऑडिट करा था, फॉर एन एग्जाम्पल वो कलकत्ता की थी। तो उस कंपनी का जब हमने प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन देखा, when we identified the bank statement of directors A and B, we observed that A and B had received money from creditor of the company. तो कंपनी ए ने क्या करा, कंपनी ए जो बोरोर कंपनी है उसने अपने क्रेडिटर को पे करा पैसा अगेंस्ट द परचेजेस मेड। द क्रेडिटर ट्रांसफर्ड द फंड्स टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड इन टर्न द डायरेक्टर्स ट्रांसफर्ड द मनी इनटू द कंपनी एज प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। समझा मेरी बात? तो उस केस में क्या हुआ सर, एक्चुअल में प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन आया ही नहीं, इट वाज जस्ट राउंड ट्रिपिंग एंड मूवमेंट ऑफ फंड्स वेयर बाय पैसा कंपनी से क्रेडिटर को गया, क्रेडिटर से डायरेक्टर्स को गया और डायरेक्टर से वापस कंपनी में आ गया। सो इन एक्चुअल प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं सर। तो हमने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करा कि दिस इज द राउंड ट्रिपिंग वेयर बाय ए हैज गिवन टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स बैक टू द कंपनी ए, हेंस देयर वाज नो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंपनी। अब जो उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर था उसने बैंक्स में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट दिया हुआ था वेयर बाय ही हैड स्टेटेड that the source of the genuineness of contribution, the source of genuineness of contribution is fine, मतलब they are agreed to the contribution made by the company. We as a forensic auditor we had not mentioned that fact in our report, but जब हमारी रिपोर्ट बैंक्स में गई, बैंक ने क्या करा, बैंक ने एक हफ्ते बाद अखबार में एक एडवर्टीजमेंट छपवाई सर। अब एडवर्टीजमेंट क्या छपवाई उन्होंने अखबार में, बैंक ने अखबार में लिखवाया कि दिस कंपनी हैज अंडरटेकन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस विद आवर बैंक availing a loan of suppose 100 crore rupees. Further, the auditor of the company messrs this and this were in connivance to the company and helped them in undertaking such fraud. बकायदा न्यूज़पेपर में बैंक ने वो पूरी एडवर्टीजमेंट छपवाई हुई है कि ये कंपनी फ्रॉड है और इसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उनको हेल्प करी है सर। उस ऑडिटर का फोन मेरे पास आ गया सर, वो कहता सर आपने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या लिख दिया, उन्होंने मेरा अखबार में नाम छाप दिया। देन आई टोल्ड हिम कि सर हमने अपनी रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा, इट इज द बैंक्स दैट हैव गिवन दिस एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। Then I called the bankers कि sir unless and until you are able to prove anything while you writing his name in the newspaper, you should have filed the case in CBI and let CBI investigate whether he is at a fault or not. तो बैंक वालों का ये रिप्लाई था सर अब तो नाम छप गया, अब हम क्या करें। So you never know what the government agencies, what the banks, what the financial institutions are going to do. So unless and until you are sure, do not sign any promoter contribution certificate, net worth certificate, fund utilization certificate, because these are the three certificates. सर एक कंप्लेंट आई, आवाज नहीं आ रही है, और पूछ लीजिए यस नो आ जाएगा, आवाज आ रही है।
नहीं, वो तो खत्म हो गया सर, वो आवाज आ रही है, वो इको हो रही थी, वो ठीक होगी सर वो। ठीक है जी, ओके। तो यू हैव टू, so एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको ये देखना है कि whether you have to sign those certificates or not. So do not sign those certificates unless and until you have the complete documents and records with you. मेरे एक फ्रेंड है, उनके केस में क्या हुआ, उन्होंने किसी बड़ी एनबीएफसी के केस में फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट साइन करा हुआ था। देयर वर अराउंड 20,000 ट्रांजैक्शंस इन अ डे इन दैट बैंक स्टेटमेंट। द ईडी हैड कॉल्ड हिम कि भी आपने फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कैसे साइन कर दिया विदाउट वेरीफाइंग दोस 20,000 एंट्रीज। The fees for that was around 20-25,000 for that certificate. So if you do not consider that as a single piece of paper, कि भी मैं एक सर्टिफिकेट तो दे रहा हूँ सिंगल पीस ऑफ पेपर, नो, on the basis of that certificate the banks and financial institutions are taking their decisions regarding loans or the conduct of the account. तो आप किसी भी अकाउंट के बारे में कोई भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एंड नेटवर्क सर्टिफिकेट डू नॉट साइन unless and until you have the proper documents for that. जैसे मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट बताया, नेटवर्क सर्टिफिकेट में आपके पास रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स होनी चाहिए, काफी चीजें हैं सर। तो you as a chartered accountant have to take care that before signing any certificate you have all the working documents, because now the government agencies are calling all the CAs who have signed such type of certificate and whereby fraud has been detected later on. Then it will be a problem for you to prove before these government agencies, और वो आपका नाम चार्जशीट तक डाल सकते हैं सर कि भी आपने जो सर्टिफिकेट साइन करा है, बिकॉज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट इज सच सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ विच द बैंक्स आर सैंक्शनिंग द लोन सर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर 100 करोड़ का लोन है, 20 करोड़ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, एंड यू आर सर्टिफाइंग कि प्रमोटर अपनी सोर्स से 20 करोड़ रुपीस लेके आए हैं, then on the basis of that certificate itself the bank is sanctioning the loan. Hence do not sign any certificate of promoter contribution unless and until you are sure. मैं आपको इसका एक एग्जांपल और देता हूं अभी। जैसे मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का बताया था सर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में आप देखेंगे जनरली क्या होता है, उसके अंदर एक मेन कंपनी होती है विच इज द होल्डिंग कंपनी। अगर उसको एनएचआई से कॉन्ट्रैक्ट लेना है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड, एनएचआई की गाइडलाइन है सर, अगर आपको किसी भी स्टेट में रोड बनानी है तो आपकी एक कंपनी होनी चाहिए उस स्टेट में। सो इफ यू हैव टू टेक एनी वर्क फ्रॉम एनएचआई यू शुड हैव अ कंपनी रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे एल&टी हो गई, एरा हो गई, या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने क्या करा, हर स्टेट में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं अपनी, एसपीवी कहते हैं उसको। तो उन एसपीवी के नाम पे वो एनएचआई से रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो उसमें सपोज करिए मैं एक कंपनी हूं, मेरी दिल्ली में मैं कंपनी हूं ए, दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं सर। तो मैंने क्या करा, मैंने एनएचआई को अप्रोच करा कि मेरे को कैलकाटा, बॉम्बे और बेंगलोर में 3 स्टेट्स में मेरे को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मैंने तीनों में क्या करा, एसपीवी क्रिएट कर दी अपनी। एसपीवी जब क्रिएट हुई, मेरे को तीनों स्टेट्स में, कैलकाटा, बॉम्बे और बैंगलोर में, मेरे को एनएचआई ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया टू डेवलप द रोड। सर जब उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें उनकी कंडीशन थी रिगार्डिंग प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की आपको 100 करोड़ हम दे रहे हैं, 20 करोड़ आपको लाने, 80 करोड़ हम देंगे। डन। जो एसपीवी होती है सर, आई होप दिस डज नॉट बिकम टू टेक्निकल, मैं जितना ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, वरना आपको समझना पड़ेगा कि हाउ डज एनएचआई वर्क। तो एनएचआई ने क्या करा, एसपीवीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इन दिल्ली, सॉरी इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड बैंगलोर। उन एसपीवीज ने वो वाला कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया होल्डिंग कंपनी इन दिल्ली। तो तीनों कंपनीज ने क्या करा, तीनों कंपनीज ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया टू द होल्डिंग कंपनी ए इन दिल्ली। उस कंपनी के अगेंस्ट में क्या हुआ सर, सपोज करिए जैसे कलकत्ता वाली कंपनी है, उसको लोन मिला, उसमें से लोन एज अ मोबिलाइजेशन एडवांस, क्योंकि कंपनी ए इन दिल्ली इज द ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, तो कलकत्ता वाली कंपनी ने 20 करोड़ ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस कंपनी ए को दे दिया दिल्ली में कि आप हमारी रोड। कंपनी ए ने जो दिल्ली में थी, उसने क्या करा, ये पैसा एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कंपनी बी को दे दिया इन बॉम्बे। सो ये एक्चुअल में सर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन तो हुआ ही नहीं ना सर,
क्योंकि कंपनी ए को जो पैसा मिला था कैलकाटा वाली कंपनी से, कंपनी सी से, दैट वाज फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग ऑफ रोड एंड नॉट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी ए ने क्या करा, वो 20 करोड़ रुपए उठा के कंपनी बी में इन बॉम्बे उसमें एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन्वेस्ट कर दिया, और कंपनी बी ने भी बैंक से लोन ले लिया। तो यू एज एन ऑडिटर, क्योंकि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छी कंपनीज के ऑडिट करे हमने, उसके अंदर हमको यही पॉइंट मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे ऑडिट होगा सर। अगर आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं सर, अब मैं पहले फर्स्ट पॉइंट खत्म कर देता हूँ मैं आपको फटाफट। मैं आपको फिर बताता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट करें तो क्या देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, ट्रेडिंग का, सर्विस सेक्टर का, सारी इंडस्ट्रीज का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या देख सकते हैं सर। तो first point is clear regarding promoter contribution. You have to verify whether in actual the funds have been infused in the company or not, and whether the source of contribution is genuine or not. You don't have to just check the bank statement of the company. आपको promoter की bank statement check करनी है कि वो पैसा कहाँ से लेके आया सर। आप जो इनका query है वो पढ़िए, tracing the source and genuineness of contribution by promoter. जब आप किसी बोरर को ऑडिट करेंगे वो आपसे ये कहेगा नहीं जी सर हमने आपको बैंक में दिखा तो दिया पैसा आया है, आपको प्रमोटर की बैंक स्टेटमेंट लेनी है टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सच कंट्रीब्यूशन बाय द प्रमोटर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, सेल्स, सेल्स। अब मैं इसमें आपको क्या करूंगा, इसमें मैं आपसे सेल्स, परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, चारों पार्ट में इसमें पॉइंट नंबर 2, सेकंड और थर्ड दोनों कवर कर लूंगा सर मैं। इसके अंदर मैं आपसे सेल्स, परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर्स तीनों की बात करूंगा। तो मैं 2 क्वेश्चंस देख लूं एक बारी। हितेश जी, डेटर इन्वेंटरी मैनिपुलेशन, इस पे रिलेटेड पार्टी है, इस पे सब पे मैं अभी आ रहा हूं, तो जब इसको भी हम डिस्कस करेंगे उसमें देख लेंगे सर। सर योर एग्जांपल, इफ द कंपनी हैज पेड क्रेडिटर एंड डायरेक्टर हैज टेकन लोन और मनी फ्रॉम द क्रेडिटर एंड अगेन पुट इन द कंपनी as equity or loan, if the company, it will be company law issue, but otherwise this cannot be promoter contribution. सर इसमें क्या होता है, जनरली वो क्या करते हैं, क्रेडिटर ने पैसा दिया, कंपनी ने क्रेडिटर को पैसा दिया, दीपेंद्र जी, क्रेडिटर ने वही पैसा प्रमोटर को दे दिया सेम डे, और वही पैसा प्रमोटर ने कंपनी में इन्फ्यूज कर दिया, जो आगे 10 दिन बाद कंपनी ने वापस क्रेडिटर को दे दिया अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। सर दिस इज नॉट अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर आप जिस कंपनी से कंपनी डीलिंग कर रही है उसी से पैसा लेके आप वापस कंपनी में इन्फ्यूज कर रहे हो और वो पैसा वापस उसके पास चला गया, तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन तो हुआ ही नहीं ना सर। सेकेंडली, अगर डायरेक्टर क्रेडिटर से लोन ले रहा है, he has to disclose that fact. This means that creditor is related to the director, then he has to bring that fact out in the balance sheet. वो कोई भी नहीं करता डिस्क्लोज सर। Hence ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन किसी कीमत पे होगा ही नहीं सर। दिस इज जस्ट राउंड ट्रिपिंग वेयर बाय कंपनी ने क्रेडिटर को दिया, क्रेडिटर ने डायरेक्टर को दिया और डायरेक्टर वापस ले आया कंपनी में। दिस इज नॉट अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे रिगार्डिंग सेल्स, परचेजेस, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया सर, वेरियस इंडस्ट्रीज है, वेरियस मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन। सर मैं जैकेट उतार लूं, गर्मी हो रही है, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी सर। अब जैसे मैंने आपको बताया सर सेल्स के रिगार्डिंग, रेवेन्यू के रिगार्डिंग, सर इसमें अब क्या होता है, नाउ वी हैव टू सी द इंडस्ट्री दैट वी आर ऑडिटिंग, व्हाट इंडस्ट्री वी आर ऑडिटिंग। अब मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अगर हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऑडिट करते हैं, उसके अंदर व्हाट डू वी सी, वी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सी द गेट पास रजिस्टर। दिस विल नॉट बी वैलिड इन ट्रेडिंग इंडस्ट्री, दिस विल नॉट बी वैलिड इन सर्विस इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस विल बी वैलिड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गेट पास रजिस्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मैं उसका रीजन बताता हूँ। सर इट इज nowadays it is very easy for the borrower to prepare invoices, e-way bill, transportation documents, wage slips, purchase order. These can be easily be made by the borrower. वो अपनी फैक्ट्री में बैठ के ये सब चीजें, अगर उसमें फ्रॉड करना है, वो सब चीजें बड़ी आसानी से अपनी फैक्ट्री में बैठ के बना सकता है। बिकॉज जो इसमें अभी भी मेन इशू क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन का रिकॉर्ड है ना सर, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द परिवहन और वाहन, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उससे अभी भी कनेक्टेड नहीं है। तो उसमें क्या इशू आता है, मैं भी आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको सबसे पहले आपको चेक करना, मेरे हिसाब से चेक करना चाहिए, वो चेक करना चाहिए गेट पास रजिस्टर। उसका रीजन मैं बताता हूँ।
सर गेट पास रजिस्टर जो होता है, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट डॉक्यूमेंट टू बी मेड, क्योंकि उसके अंदर द क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन इज ह्यूज, कि कौन सा ड्राइवर क्या सामान लेके आया, कितने बजे लेके आया, ट्रक में क्या था, ट्रक का नंबर क्या था, वो कितने बजे लेके निकला. सो देयर इज अराउंड 10 to 15 इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी फिल्ड इन द गेट पास रजिस्टर. वो गेट पास रजिस्टर क्योंकि मैनुअली मेंटेन होता है, यू हैव टू सी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बंदे ने पूरे टाइम बैठ के उसको बना दिया हो. तो आपको जो बोरोर होगा वो सारी चीजें दे देगा, आपको सेल्स इनवॉइस दे देगा, परचेज इनवॉइस दे देगा, सारी चीजें दे देगा. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गेट पास रजिस्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मैं आपको उसका एक रीजन भी बताता हूँ. हमने अभी एक कंपनी का ऑडिट करा, उसकी क्या था, उसकी 3 फैक्ट्री साइड बाय साइड थी, ऑल द 3 वर रिलेटेड. So what was happening? The raw material for A, the final product of A was raw material for B. The final product of B was the raw material for C. तो A B को सेल करता था, B C को, और C आगे उसको प्रोसेस करके आगे सेल करता था. मैं आइटम नहीं बताऊंगा आपको मैं क्या था उसमें. तो what was happening? The final finished goods for A was raw material for B, and the final finished goods for B was raw material for C. ठीक है, वो तीनों फैक्ट्री साइड बाय साइड थी. वी वर डूइंग ऑडिट फॉर ए, हम ए का ऑडिट कर रहे थे. तो हमने उनसे पूछा सर जब ए से बी में सामान जाता है तो व्हाट रिकॉर्ड यू हैव, बिकॉज तीनों फैक्ट्रीज में अलग अलग लिमिट थी बैंक की. ए की बैंक की लिमिट अलग थी, बी की अलग थी, सी की अलग थी, तो तीनों की बैंकिंग लिमिट्स अलग अलग थी. तो जब हमने पूछा कि भी सर आप ए का हमको बताइए कि ए का स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, एंड हाउ डू यू सेंड द गुड्स टू बी, एंड व्हाट स्टेप्स एंड चेक्स हैव बीन केप्ट बाय यू. कंपनी का रिप्लाई था सर तीनों कंपनियां साथ साथ है, इसलिए हमारे पास कोई चेक नहीं है. जैसे हमारा रॉ मटेरियल प्रिपेयर होता था, कंपनी फिनिश गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे, हम कंपनी बी को भेज देते थे, बस जस्ट हम साइन करवा लेते थे कि हाँ हमारा माल पहुंच गया, गुड रिसिप्ट नोट. दिस इशू वाज रेज्ड बाय द CBI ऑफिसर एज वेल इन द गवर्नमेंट एजेंसीज कि सर यू हैव टू प्रूव दैट इवन दो द फैक्ट्रीज वर साइड बाय साइड. मतलब अब मान के चलिए जैसे एक रूम से, जैसे एक रूम है, एक कैबिन है और दूसरा कैबिन है, तो दोनों कैबिन साथ साथ है. एक दरवाजे से उठ के दूसरे कैबिन में सामान चला गया, जैसे अरुण सर है और अतुल सर का कैबिन साथ साथ है, तो अरुण सर के कैबिन से अतुल सर के कैबिन में कोई गया, साथ साथ है. लेकिन फैक्ट्री में क्या था, फैक्ट्री में सामान गया एक से दूसरे में, वो कहते थे सर साथ साथ है तो हम क्या करेंगे. तो इसके लिए दे डिड नॉट हैव द गेट पास रजिस्टर, क्योंकि उन्होंने गेट पास रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रखा था. उनके अगेंस्ट दे वर नॉट एबल टू प्रूव द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि भी आप मूवमेंट ऑफ गुड्स दिखाइए कि कौन बंदा क्या सामान लेके गया, इवन दो दे वर साइड बाय साइड. सो इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि भी आप गेट पास रजिस्टर देखें. यू हैव टू वेरीफाई अदर थिंग्स एज वेल. आपको सेल्स बिल्स, परचेज बिल्स, आपको ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स, वे स्लिप, गुड रिसिप्ट नोट, सारी चीजें चेक करनी है सर. बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है. मैं सेकंड एग्जांपल पे आता हूं सर. इफ यू आर डूइंग एन ऑडिट फॉर अ ट्रेडिंग इंडस्ट्री, आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में क्या चेक करेंगे सर. ट्रेडिंग इंडस्ट्री में क्योंकि आपका और कोई एक्सपेंस नहीं होता है, इट इज बेसिकली जस्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस. आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में क्या चेक करना है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी चाहिए सर. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, देयर कैन बी अदर ओपिनियंस एज वेल, अदर वेरियस वेज एज वेल, बट मैं आपको अपनी जो इवैल्यूएशन है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ सर. ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी चाहिए कि एट व्हाट प्रॉफिट द कंपनी इज सेलिंग द गुड्स. मेरे पास अगर कोई भी मेरे पास क्लाइंट आता है, कोई भी बंदा आता है बैलेंस शीट साइन कराने के लिए या टू गेट देयर फाइनेंशियल ऑडिटेड, इफ ही इज इन ट्रेडिंग कंसर्न, मैं उससे पूछता हूँ पहले आप ये बताइए आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है. अगर तो वो मेरे को कहता है सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 1% 2% है, मैं उसको कहता हूँ भाई तू अपनी बैलेंस शीट ले जा, मैं साइन नहीं करूंगा. Reason, even though he has all the documents, he has all the bills, transportation documents सब है. Reason being, if you are selling your goods at such a nominal profit, it is better you close down that business because आपका fixed expense कुछ है नहीं, आप trading कर रहे हैं, माल लेके माल बेच रहे हैं. Since you are earning your gross profit itself is 1% 2%, then what is the purpose of doing the business? It's better you should shut the business. आप धंधा ही बंद कर दो ना, जब आपका प्रॉफिट मार्जिन 1-2% है. तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाहिए सर. अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, बाकी तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, जैसे अगर सीए की बात करें हमारा एक्सपेंस 30% होता है मेरे ख्याल, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा दैट विल बी अराउंड
60%, 50%, 70% इन दैट रेंज। मैं और किसी चीज की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइट बी 20%, 25%। बट अगर कोई बंदा नॉट एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कर रहा है डीलिंग्स, जैसे 1%, 2% पे, there is a high percentage of chance that it is just trading of goods and nothing, it is just book entry। एक्चुअल में कोई सेल परचेज नहीं हो रही है। I have done numerous audits for trading industry, जिसके अंदर जैसे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेके सपोज राइस लेके राइस बेच रहा है, ज्वेलरी लेके ज्वेलरी बेच रहा है, he is doing the business at a nominal profit or even losses। This clearly questions the intention of the management that he is doing such business at a nominal profit. What is the purpose of doing that business? There is a high risk that the company might be doing just book entries, there might be just rotation of turnover and nothing else। तो अगर आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, then you will come to know वो एक्चुअल में बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड एग्जांपल, होटल इंडस्ट्री। अगर आप किसी होटल इंडस्ट्री को ऑडिट कर रहे हैं, सर मैं आपको होटल इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है वो बताता हूँ। सर मैं होटल इंडस्ट्री में जितने भी होटल वाले हैं वो हमेशा दो सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं सर। वन सॉफ्टवेयर इज एट द रिसेप्शन एंड वन सॉफ्टवेयर इज एट द बैक एंड, जिसमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं सर। वो हमेशा दो सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं होटल वाले। जब भी आप किसी होटल वाले को ऑडिट करने जाएंगे, वो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो दे देते हैं, वो जो बाहर रिसेप्शन पे जो रिकॉर्ड होता है वो कभी भी नहीं देते। बट you as an auditor have to ensure that you get that record as well, वरना मना कर देना ऑडिट से। जो रिसेप्शन पे जो रिकॉर्ड होता है उसमें सर क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है? गेस्ट का नाम, गेस्ट ने कब चेक इन करा, मोबाइल नंबर, गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और रूम नंबर क्या अलॉट हुआ उसको, एंड मोबाइल नंबर। सो वी डिड अ फोरेंसिक ऑडिट फॉर अ होटल इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ चेन ऑफ होटल्स था। उसका जब हमने ऑडिट करा, वी गॉट द एक्सेल फाइल, एक्सेल एक्सट्रैक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग मेंटेन्ड एट द रिसेप्शन। जब हमने उसकी एक्सेल फाइल को रिव्यू करा, वी ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ 1000 एंट्रीज, सपोज एक मंथ में 1000 एंट्रीज थी ऑफ द गेस्ट, सारे नाम अलग अलग थे, देयर वाज नो कॉमन नेम। जब हमने उसकी फिल्टर लगाया ऑन द मोबाइल नंबर एंड गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, out of 1000 entries we found in 25%, 30% entries the mobile number was same mobile number डला हुआ था सर। काफियों में गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर ही अटैच नहीं था सर। जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जनरली आस्क फॉर आधार कार्ड जिसमें एड्रेस आता है, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो उसके अंदर सर वो गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर ही एंटर नहीं था। दिस क्लियरली शोज कि भी वो एक्चुअल में उसने बोगस गेस्ट के नाम बुक करके उसमें अपना रेवेन्यू इंक्रीज करा हुआ सर, जस्ट टू शो अ ग्रीनियर पिक्चर कि माय होटल इज अ प्रॉफिट। तो जब आप होटल इंडस्ट्री को ऑडिट करते हैं सर, यू हैव टू कंफर्म दैट यू गेट द रिकॉर्ड ऑफ द रिसेप्शन डिपार्टमेंट। जो रिसेप्शन पे होते हैं उसको एक्सेल एक्सट्रैक्ट निकल जाता है बहुत आसानी से। वंस यू विल फोर्स देम, दे विल गिव यू द कंप्लीट रिकॉर्ड। उसके अंदर पूरी गेस्ट की लिस्ट आ जाती है सर। जब आप उसको एक्सेल में फिल्टर आउट करेंगे, यू विल योरसेल्फ गेट टू नो कि एक्चुअल में वो गेस्ट आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि मोबाइल नंबर्स होते हैं, एड्रेस होता है। जैसे अगर कोई जम्मू का बंदा है तो उसका जो मोबाइल नंबर होगा वो उसी फॉर्मेट में होगा ना सर। या कोई मैं कहता हूँ कैलकाटा का बंदा है या कोई किसी भी एरिया का बंदा है, तो उसका जो मोबाइल नंबर का फॉर्मेट होगा जनरली उस फॉर्मेट में होगा। तो वंस यू विल गेट दैट कंप्लीट रिकॉर्ड, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर वो एक्चुअल में गेस्ट था या नहीं था। उसका अगर पैन नंबर होगा, आधार कार्ड नंबर होगा, जो भी होगा। मैं थर्ड एग्जांपल देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मैं देता हूं। हमने एक कंपनी का सर एक ऑडिट करा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थी। तो फॉर एन एग्जांपल मैं राइस का एग्जांपल ले लेता हूं। इट वाज कन्वर्टिंग फ्रॉम पैडी टू राइस, वो कन्वर्ट कर रहे थे बॉयलर्स में। अब क्या है, उनके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस जो था। तो एक साल में हमने देखा जब उनकी टर्नओवर 100 करोड़ थी, उनका पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस था 10 करोड़ रुपीस। अगले साल में टर्नओवर हो गई 200 करोड़, पावर एंड फ्यूल हो गया 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपीस, when the turnover is 200 crores. So when we compared the power and fuel expenses with the sale value or the goods manufactured, we observed huge variation in that ratio. कि जो power and fuel expenses है, they were decreasing as compared to the goods being produced. We arrived at the conclusion that the company rather than manufacturing was undertaking trading activities. अब उससे क्या होता है सर, उस कंपनी के सैंक्शन लेटर में मेंशन था
कि यू कैन ओनली टेक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड नो ड्रॉइंग पावर विल बी अलाउड अगेंस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी, कि जो आपके ट्रेडिंग के डेटर्स होंगे उनके अगेंस्ट आपको ड्रॉइंग पावर अलाउड ही नहीं होगी सर। सर बिफोर, मैं बीच में कट कर रहा हूं, बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑडिट आपको 3 चीजों का सर ध्यान रखना है बिफोर यू स्टार्ट एनी फोरेंसिक ऑडिट, स्टैट ऑडिट, वॉट एवर द केस में बी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू गो थ्रू द बैलेंस शीट थरली, बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये 3 चीजें सर आपको थरली पढ़नी पड़ेगी। देन यू विल कम टू नो कि बैलेंस शीट में क्या मूवमेंट है, फाइनेंशियल फिगर्स में क्या मूवमेंट है, ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं दे रखी, नोट्स एंड अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे सर आपको, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, you will have to understand the nature of industry you are auditing. ज्वेलरी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, ऑयल इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, आपको उस सेक्टर के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको होटल इंडस्ट्री का बताया, वैसे ही है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। जैसे अगर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की बात बताऊं, मैं रोड मैन्युफैक्चरिंग का आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं। हमने एक कंपनी का फोरेंसिक करा विच वाज इनटू रोड मैन्युफैक्चरिंग, रोड बन गई, तैयार हो गई, टोल रोड शुरू भी हो गई सर। हमारे पास कंपनी वाले आए विद ऑल द आरए बिल्स, एक वो होता है इंजीनियर सर्टिफिकेट, ये देखिए सर हमारे सारे बिल्स है, हमारे पास सब कुछ है। आई डिड नॉट वेरीफाई इवन अ सिंगल बिल, हमने एक सिंगल बिल नहीं वेरीफाई करा उसमें, बिकॉज वी न्यू वेयर द डिफेक्ट वाज। वी क्वेश्चन द प्रोजेक्ट कॉस्ट इटसेल्फ। उसका रीजन मैं बताता हूँ। सपोज करिए अगर आप किसी रोड इंडस्ट्री का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला किसी को कि ये जगह है आपको यहाँ पे रोड बनानी है, ठीक है, वो रोड बन गई प्रॉपरली, द रोड हैज बीन मेड, टोल हैज स्टार्टेड। अब वो आपके पास सारे बिल्स ले आया, सर ये देखिए सारे बिल्स है मेरे पास, आरए बिल, इंजीनियर बिल, सर्टिफिकेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सब चीजें हैं। नाउ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप वो चीज चेक नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट कंपेयर द फिगर्स। लेकिन आप जैसे अगर वो उसका ले आया, सीमेंट का बिल ले आया कि देखिए इस सड़क में इतना सीमेंट डला हुआ है, आप एज एन ऑडिटर कैसे चेक करोगे उसको? आप कर ही नहीं सकते। उस केस में आपको क्या क्वेश्चन करना चाहिए? यू शुड क्वेश्चन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। मैं रीजन बताता हूं। जब भी कोई रोड प्रोजेक्ट मिलता है तो वो जिस भी कंपनी को मिलता है वो कभी भी खुद डेवलप नहीं करती, वो उसको हमेशा सब कॉन्ट्रैक्ट करती है सर। सपोज करिए मैंने एक प्रोजेक्ट कॉस्ट दी कि मेरे को इस रोड को बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो बैंक ने मेरे को फंडिंग कर दी 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट लगा के। मैंने क्या करा, जो मैं फोरेंसिक ऑडिट हमने करा, मैं उसकी बात बता रहा हूं आपको। उस कंपनी ने क्या करा, वही सेम प्रोजेक्ट विद सेम टर्म्स एंड कंडीशन सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया वो 700 करोड़ रुपीस दूसरी कंपनी को। सर 300 करोड़ तो यहीं उड़ गए सीधा सीधा, कि 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उसने 700 करोड़ में सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, हमने पहले तो सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पढ़ा पूरा, उसमें द एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम था जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट में था, कि आपको ये काम करना है, O&M का ये है, एस्केलेशन का ये है, एवरीथिंग वाज सेम। हमने कहा ठीक है, हमने पूछा फिर उस कंपनी ने काम कराया नहीं करा। वी गॉट टू नो दैट द कंपनी, दैट द सेकंड कंपनी जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट कराइए फॉर 500 करोड़ रुपीस। सेम काम, सब सेम टर्म्स एंड कंडीशन, एवरीथिंग सेम। तो 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट का काम खत्म हुआ 500 करोड़ में, एंड दैट 500 करोड़ इंक्लूड्स द प्रॉफिट ऑफ दैट सब कॉन्ट्रैक्टर एज वेल। Ultimately, project cost आई 350 to 400 crores. That was the actual project cost, whereby the banks had funded 1000 crore rupees. We tried to bring out that fact in a report, but somehow banks were not agreeable to that because उनकी monitoring पे क्वेश्चन आ रहा था. They were questioning that because their monitoring was being questioned कि जब प्रोजेक्ट 350-400 करोड़ में कंप्लीट हो सकता है, how did you sanction a loan for 1000 crore rupees? But still we brought out that fact in a report. तो as a forensic auditor आपको पता होना चाहिए what to verify, how to verify and what to be seen. अब ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करूं मैं, ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो आपको सेल्स वेरीफाई करनी है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक मेजर इशू क्या आता है, द मोस्ट डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू वेरीफाई इज ज्वेलरी इंडस्ट्री। लेट मी टेल यू, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। सपोज करिए मैं किसी ज्वेलर के पास ऑडिट करने गया, वेदर इट बी स्टैट ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट और एनी ऑडिट, मैं उसके पास ऑडिट करने गया, उसने स्टॉक दिखाया हुआ सपोज 10 करोड़ रुपीस का। उसने क्या करा, बाजू वाली दुकान से स्टॉक उठा के अपनी दुकान में रख लिया कि आइए सर स्टॉक वेरीफाई कर लीजिए, ये स्टॉक ये रहा हमारा। ज्वेलरी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते सर। रीजन बीइंग, ज्वेलरी या तो शॉप से लेके जाएगा बंदा या बाय हैंड डिलीवर होती है, उसमें ना कोरियर का सिस्टम होता है, ना
ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, इट इज ऑलवेज बाय हैंड और या फिर शॉप पे होगा। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा जो वेरीफाई करना है, दैट यू हैव टू वेरीफाई द वैल्यूएशन दैट ही हैज डन। जो जनरली ज्वेलर्स क्या करते हैं, एक तो वो अपने डेटर्स खड़े कर लेते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री में यू शुड आइडेंटिफाई कि डेटर्स होने ही नहीं चाहिए। अगर वो B2B भी सेल कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहा है, उसमें भी मैक्सिमम 15-20 डेज के डेटर होते हैं, उससे ज्यादा डेटर्स नहीं होते ज्वेलरी इंडस्ट्री में से। क्योंकि साल क्योंकि द रेट द प्राइस पर 10 ग्राम्स ऑफ द गोल्ड इट वेरीज एवरी सेकेंड। अगर आप आज भी देखेंगे, आज जो भी गोल्ड का रेट आ रहा है, वो आप 1 मिनट बाद देखेंगे ना, वो रेट बदल चुका होगा सर। सो द रेट ऑफ गोल्ड वेरीज एवरी सेकेंड नाउ, या पहले भी करता था। तो उसके अंदर डेटा ज्यादा होने का मतलब ही नहीं है सर। मेन जो इशू आता है ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो सेल करते हैं, वो आता है स्टॉक की वैल्यूएशन। अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जो हमने आइडेंटिफाई करा था स्टॉक की वैल्यूएशन पे कैसे उन्होंने खेला बैंक के साथ। मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लूं, एक आधे क्वेश्चन। उमंग जी पूछ रहे हैं, there are many times while doing forensic audit to identify many companies to whom payments were done have been strike out not regular। सर उस केस में आपको सर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, जैसे इनका क्वेश्चन है कि हमने किसी कंपनी को पेमेंट करी विच हैव बीन स्ट्राइक्ड ऑफ, उस केस में यू हैव टू क्वेश्चन द मैनेजमेंट व्हाई पेमेंट्स आर बीइंग मेड टू द कंपनी विच हैव ऑलरेडी बीन स्ट्राइक्ड ऑफ। दैट इज अ रेड फ्लैग वेयर बाय फ्रॉड कैन हैपन, जहां से उसने पैसा निकाला है। तो आपको उस कंपनी को कंफर्मेशन लेटर भेजना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू क्वेश्चन द मैनेजमेंट कि जो कंपनी ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, व्हाई आर यू मेकिंग पेमेंट, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड सर। आपको आगे उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं मिनिमम ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सर ऐसा कोई फिक्स रेशो नहीं है सर कि फिक्स रेशो मैं आपको बता दूं, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जनरली द प्रॉफिट मार्जिन इज हाई, इट इज इन द रेंज ऑफ 35 to 40%। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज रियली हाई, क्योंकि उनका जो होता है बेसिकली उनका इनपुट, उनका जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज बेसिकली द मेन कॉस्ट। उसके अलावा जो उनकी एडिशनल कॉस्ट होती है। हाँ जी सर। राहुल जी क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि कोई स्ट्राइक ऑफ कंपनी है, हाँ जी। ट्रांजैक्शन है, तो वो तो गलत हो गई जी। हाँ जी। बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई लोन्स एडवांसेस ये लिए हुए हैं, राइटर है, और आज ही रेट में स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है वो, तो क्या सीन बनता है जी? सर उस केस में जैसे मैंने आपको बताया था, यू हैव टू आस्क द मैनेजमेंट व्हाट स्टेप्स दे हैव टेकन टू रिकवर सच मनी। जैसे कई केसेस में क्या होता है, हमने उनको सेल परचेज कर दी, उनका डेटर्स का बैलेंस खड़ा है आज की डेट में, बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन द एसेट साइड। इस केस में अगर स्ट्राइक ऑफ हो गई है, तो अगर हमने उनको सर सेल करी, उनका डेटर्स का बैलेंस खड़ा है, वी विल हैव टू आस्क द मैनेजमेंट कि वो कंपनी चलिए आज की डेट में स्ट्राइक ऑफ होगी। सर कंपनी आज की डेट में कंपनीज एक्ट में एमसीए पे तभी स्ट्राइक ऑफ होती है जब वो अपनी एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट नील करके देती है। सर आपको बताऊंगा, बगैर एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट नील करे कोई भी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो ही नहीं सकती एमसीए में। इट मींस उन्होंने हमारा जो बैलेंस लेना देना था वो नील कर दिया किस तरीके से। तो हमको चली गई हो तो जी उसको फर्क पड़ेगा जी? नहीं, अगर कंपनी एनसीएलटी में चलेगी उस केस में तो हमको क्लेम फाइल करना पड़ेगा वहां पे सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो कंपनी एनसीएलटी में चलेगी, देन टू प्रूव द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट हमको देखना पड़ेगा वेदर दे हैव फाइल्ड देयर क्लेम बिफोर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और नॉट। क्योंकि हमने काफी केसेस अभी ऑडिट करे हैं जिसके अंदर कंपनी ने क्लेम ही फाइल नहीं करा। वो कहते हैं सर हम तो ऑपरेशनल क्रेडिटर बन के आते हैं, हमको मिलना ही क्या था। मैंने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता। Why have you not filed the claim as an operational creditor before the RP? You should have filed that claim. तो अगर कोई कंपनी, अभी हमने डेटर्स की बात की, मान लो पेबल हो तो जी, क्रेडिटर मान लो लोन देना हो तो जी? नहीं, अगर तो हमने लोन देना है, वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई या एनसीएलटी में चली गई, वो तो हमारे लिए अच्छा ही है सर, हमको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो कंपनी में पैसा आया दैट इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रॉड। जो कंपनी में पैसा वो इनकम में दिखाना होगा नहीं, वो तो जब हम राइट ऑफ करें, राइट बैक करेंगे तब इनकम में दिखाना पड़ेगा। वो तो अल्टीमेटली कंपनी में पैसा आया हुआ है ना, हमको देना नहीं है, तो वी हैव टू पे 30% ऑफ टैक्स ऑन दैट। वी हैव टू फोकस ऑन पैसा जो कंपनी ने लेना था, ये कंपनी ने आगे दिया हुआ है, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ फ्रॉड। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ज्वेलरी इंडस्ट्री का, मैंने आपको बताया, उसके अंदर सर आपको वैल्यूएशन चेक करनी। मैं आपको बता दूं एक फ्रॉड जो कंपनी कर रही थी, व्हेन वी वेरीफाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, they were valuing their stock at FIFO method, first in first out method। ज्वेलर का बता रहा हूं मैं सर। जब वो बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे थे, तब उसको वैल्यूएशन कर रहे थे वेटेड एवरेज से।
तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक, इवन दो क्वांटिटी वाज सेम, सपोज फॉर एग्जांपल क्वांटिटी वाज 1 kg, तो 1 kg इज फॉर 50 लाख रुपीस, तो उसने 1 किलो का स्टॉक दिखाया था 50 लाख का। जब उसने लेकिन बैंक में सबमिट करा ऑन वेटेड एवरेज बेसिस, उसने वही स्टॉक की वैल्यूएशन करी 75 लाख वेटेड एवरेज करके। सो उसने क्या करा, ही वाज अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इन बुक्स and as per the information given to the banks even though the quantity was same. Secondly, जैसे मैंने आपको बताया, ज्वेलरी इंडस्ट्री में डेटर्स होने का मतलब ही नहीं है सर। अगर कोई कंपनी अपनी किताबों में डेटर्स दिखा रही है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वो टर्नओवर घुमा रही है सर, वो एक्चुअल में सेल परचेज नहीं कर रही है, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री इज अ वेरी डायनामिक इंडस्ट्री जिसमें रेट डेली बेसिस पे चेंज होता है। तो इट इज वेरी इम्प्रोबेबल कि भी कोई ज्वेलर अपने डेटर्स खड़े करेगा सर। अगर आप किसी ज्वेलर का ऑडिट कर रहे हैं एंड ही इज शोइंग डेटर्स, प्लीज सेंड देम कंफर्मेशन लेटर एंड एंश्योर दैट यू रिसीव कंफर्मेशन फ्रॉम देम, because there is a high probability that it might be just book entries and no actual turnover is being made, because that ज्वेलरी इंडस्ट्री में टर्नओवर का सर कोई मतलब नहीं होता, डेटर्स का कोई मतलब नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको सेल्स वेरीफाई करनी है, there are different ways for different class of industry, सर्विस इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, all the industries are separate methods to identify where the fraud can happen. जब आप बैलेंस शीट से स्टडी करेंगे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा where and how the frauds have happened. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिगार्डिंग डेटर्स, जो मेन, जैसे आपको पता है बैंकिंग जो लिमिट्स होती है दैट कैन बी फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, और फंड बेस के अंदर भी इट कैन आइदर बी अ सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, और इट कैन बी अ टर्म लोन लिमिट। सो जो कैश क्रेडिट लिमिट होती है उसमें हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी होती है स्टॉक एंड डेटर्स, दैट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी। तो एज अ फोरेंसिक ऑडिटर योर मेन फोकस हैज टू बी ऑन स्टॉक एंड डेटर्स इन केस इट इज अ सीसी लिमिट, बिकॉज दैट इज द मेन एरिया फ्रॉम विच द फंड्स कैन बी रिकवर्ड बाय द बैंक्स। तो अगर किसी कंपनी में डेटर्स खड़े हैं, अब आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग रिसीवेबल्स। सर रिसीवेबल्स के केस में क्या होता है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट यू हैव टू फॉलो? अगर आपको किसी कंपनी के डेटर्स को वेरीफाई करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सेल्स परचेज को वेरीफाई करना पड़ेगा सर। वंस यू हैव वेरीफाइड द सेल परचेज, दैट एक्चुअल में सेल परचेज हुई है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, then you have to come to debtors and creditors. तब आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स पे आना है कि उसमें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ठीक है सर, अब डेटर्स को आप वेरीफाई कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आप डेटर्स में देखेंगे, यू हैव टू सेंड देम कंफर्मेशन लेटर्स। आपको डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर्स भेजने पड़ेंगे सर। अब कौन से एड्रेस पे भेजेंगे सर? सबसे पहले तो आपको जो बिल्स मिले हैं उससे एड्रेस पे भेजने पड़ेंगे। You have to verify, cross check those addresses with the addresses that is available in public domain. जो आपको जैसे कंपनीज अगर हैं, कॉर्पोरेट्स है, तो उस केस में आपको एमसी की वेबसाइट से उनके एड्रेस मिल जाएंगे। तो आपको ये दो सोर्स अपनाने हैं एड्रेसेस के लिए। You have to send them confirmation letters. Secondly, if required, you can go and physically verify them as well. अब फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। But since as a chartered accountant you have limited powers, आपके पास limited powers होंगी, you can just go there and request the debtors to confirm the balances or to provide confirmation. You cannot force them because you don't have the powers of any government agency. तो आप उनको जाके आप उनसे उनके बाहर शॉप की फोटो खींच के, if you are doing a physical verify, क्योंकि कई बार बैंक्स अपने स्कोप में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डेटर्स को भी मेंशन करते हैं। तो if you are physically going to verify the debtors, you can click the photographs of the shop. You can request the debtors to confirm the balances. If they confirm well and good, or if not, then you can mention that in your report. तब आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें how do you identify the intention of the management? जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में केस कि भी उसके डेटर्स खड़े थे पार्टी के, but they have not taken any legal steps to recover such money. No legal steps have been taken. Then what to be done in that case? सर वहीं पे मैनेजमेंट की इंटेंशन पे क्वेश्चन आया कि why effective legal steps have not been taken to recover such money? What is the reason for that? उस केस में you have to mention that in your report कि अगर कोई बंदा जिसको 200-250 करोड़ रुपए डेटर्स की फॉर्म में लेने हैं और वो लीगल स्टेप्स नहीं ले रहा, this itself questions the intention of the management. You can clearly write in your report, since no effective legal steps have been taken by the management to recover such money, hence it appears that these entries have been done with an intent to deceive the bankers to the financial institution and prejudicial to the interest of the company, hence may be classified as a fraud account. This is the language you can write.
अगर उसने इफेक्टिव लीगल स्टेप्स नहीं लिए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं जो हमने सीबीआई में फेस करा था ये चीज। सर हमने जैसे एक ऑडिट करा, हमने उसमें लिख दिया कि डेटर्स की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है एंड कंपनी हैज नॉट टेकन लीगल स्टेप्स। तो कंपनी वालों ने क्या करा, कंपनी पीपल फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अस कि भी देयर इज नो क्लॉज एनीवेयर रिटन दैट इफ डेटर्स आर नॉट रिकवरेबल देन इट इज अ फ्रॉड अकाउंट। सो द केस वेंट टू सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने क्या करा, देयर वर अराउंड 50 डेटर्स इन दैट, मतलब 250 करोड़ था और उसमें अराउंड 50 डेटर्स थे। Out of 50 debtors, 22 debtors came to CBI and gave a statement कि सर हमने एक्चुअल में कोई सेल परचेज नहीं कर रखी, दिस इज जस्ट अ बुक एंट्री, हेंस वी डोंट हैव एनी ड्यूज टू द कंपनी, हमने कंपनी का एक पैसा नहीं देना। दे बिकेम अ विटनेस ऑफ सीबीआई। वो सीबीआई के बिहाफ पे विटनेस बन गए कि सर वी आर रेडी टू गिव द स्टेटमेंट दैट इन एक्चुअल वी हैव नॉट अंडरटेकन एनी सेल्स परचेज ट्रांजैक्शन। उस केस में क्या हुआ सर, इसका और उस केस में मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। इस केस में क्या हुआ, जब हमने उसकी ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ही वाज ट्रेडिंग इन राइस इंडस्ट्री, वो राइस में ट्रेड कर रहा था, जब हमने उसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकाली दैट वाज वेरी नॉमिनल और इवन लॉस था उसमें। तो जब हमने उससे क्वेश्चन करा कि व्हाई सच लॉसेस, ही वाज सेइंग सर ट्रेड ही ऐसा, हमारा लॉस बुक हो रहा है। इस केस में दे हैव इंक्लूडेड द नेम ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्डर एज वेल इन द चार्ट शीट। उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑर्डर का नाम सर इसमें इंक्लूड करा है बिकॉज the statutory order was not able to prove through his working documents that he has verified those debtors. He has taken confirmation for those debtors because उसके बाद वो debtors traceable ही नहीं हुए सर। They were all proprietorship firm, partnership firms, जैसे नया बाजार, चावड़ी बाजार, इस एरिया की सारी वो फर्म्स थी, आपको पता है नया बाजार में सारे बैठे होते हैं जिनकी on one shop they have at least 10 to 20 people registered on one shop. So when you are going to physical, in this case we went to physical verification of debtors as well, we clicked the photograph, we included everything. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमने एक कंपनी का ऑडिट करा नॉट फॉर डेटर्स बट फॉर इन्वेस्टमेंट। हमारी एक पार्टी ने कलकत्ता में एक उसने इन्वेस्टमेंट करी थी इन अराउंड 750 कंपनी, 750 to 800 कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी बोरोर कंपनी ने। दे हैड इन्वेस्टेड अराउंड 3000 करोड़ इन दोज 750 to 800 कंपनीज। जब हमने उनका एमसीए वेरिफिकेशन करा, आउट ऑफ दो 750 to 800 कंपनीज वी ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ कंपनीज वर रजिस्टर्ड ऑन वन एड्रेस, और कलकत्ता का एक एड्रेस था। जब हमने उसको फिजिकली वेरीफाई जाके देखा, इट वाज अ स्मॉल शॉप विच वाज लॉक्ड, और वो सिर्फ एक छोटी सी 10 बाय 10 की दुकान थी और कुछ भी नहीं था सर वहां पे उस एड्रेस पे। That's why physical verification is very important, where you identify that on one address many companies are registered. जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, एक मिनट, मैं आपको ना एक बारी जोबा कॉर्प पे एक साइट है सर, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड अबाउट इट और नॉट। एक मिनट सर, माय गूगल क्रोम इज विजिबल नाउ। सर मेरा गूगल क्रोम विजिबल है, प्रेजेंटेशन विजिबल है अभी? ध्रुव कॉर्प नजर आ रहा है जी। हाँ ठीक है सर। ये जोबा कॉर्प एक वेबसाइट है, अगर आप इस पे जैसे सपोज करिए मैंने रिलायंस का एड्रेस डाला सर यहाँ पे, आपने पहले भी दिखाया था जी। तो ये एड्रेस को वेरीफाई करना, ये वेबसाइट बहुत यूजफुल है। जैसे मैंने इसमें दिस यू कैन डू इट फॉर योर स्टैट्यूटरी ऑर्डर एज वेल, मैंने जैसे एक एड्रेस कॉपी करा सर यहाँ पे। अब हमको देखना है कि इस एड्रेस पे कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये फीचर एमसीए पे अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हमको देखना है कि इस एड्रेस पे कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। तो इसमें अगर आप एड्रेस में देखेंगे, देखिए जैसे कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये आ गया रिलायंस एडीए, अंबानी इंडस्ट्रीज, अनिल धीरूभाई वेंचर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस अनलिमिटेड एम्यूनिशन। ये देखिए सेम एड्रेस पे रिलायंस, चलो रिलायंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग कंपनी, तो सारा नाम जैसे ये है एसी रॉक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इफ एनी सिंस रिलायंस वर्ड इज नॉट देयर, बट इसमें क्या है सर, इसमें एड्रेस कॉमन आ रहा है। So you as a forensic auditor do not have to limit yourself only to the definition of related party as per accounting standard or as per IBC code or as per Companies Act. You have to widen your scope.
तो हम जब अपनी रिपोर्ट बनाते हैं उसके अंदर अगर कोई भी एड्रेस भी कॉमन आ जाए ना, we write in your report that these many companies are registered on these addresses, although these companies are not related parties as per the Accounting Standard or Companies Act, but due to common address it appears that these company might be indirectly controlled by the borrower company. I'm telling you the language that you have to write. तो आपको जब भी कोई ऑडिट कर रहे हैं, फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू लिमिट योरसेल्फ ओनली टू द डेफिनेशन ऑफ AS 18 और एज पर कंपनीज एक्ट, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट. जैसे कॉन्सेप्ट होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट. आपको देखना है कि एक्चुअल में कंपनी को कौन मैनेज कर रहा था. if the address is common, there is a high percentage of chance, even though directors are separate or shareholders are separate, there is a high percentage of chance that these companies are being managed by the promoter itself. I hope this point is clear. सिमिलर कॉन्सेप्ट आता है. हमारा कितना टाइम बचा है? आधा घंटा बचा है. ठीक है, मैं 15-20 मिनट्स में खत्म करके देन आई विल टेक ऑल योर क्वेरीज. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिसीवेबल्स का. जैसे मैंने आपको रिसीवेबल्स में बताया, सेल्स परचेज में बताया, सिमिलर डॉक्यूमेंट्स आर टू बी वेरीफाइड फॉर पेबल्स. आपको पेबल्स में वो वेरीफाई करने हैं, क्रेडिटर्स में वेरीफाई करने हैं. सो वंस यू वेरीफाई लाइक द सेल्स डॉक्यूमेंट, आपको परचेज डॉक्यूमेंट्स को भी उन्हीं वे में वेरीफाई करना है सर. All the purchase documents, all the supporting documents are to be verified in a similar way. इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस. सर अब इसमें क्या है, अगर आप कोई भी फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, यू शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS. आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होना सर बहुत जरूरी है. AS2 इन्वेंट्री, AS10 फिक्स्ड एसेट्स, AS18, AS26, AS21, AS29, AS13, AS11, AS9, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए सर. रेवेन्यू, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटीज, रिलेटेड पार्टीज, इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज, because these accounting standards will help you to identify whether the company is following those accounting standards or not. जैसे मैंने आपको स्टॉक स्टेटमेंट का बताया था कि the jeweler was valuing his stock as a FIFO method, but कंपनी को जब बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट दे रहा था वो उसको वेरीफाई कर रहा था as a weighted average method. So this is a non-compliance of accounting standard 2, whereby he was not valuing his inventory correctly. मैं रिलेटेड पार्टी का आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ. हमने एक बहुत बड़े ग्रुप को ऑडिट करा. ही वाज वन ऑफ द टॉप 10 डिफॉल्टर्स ऑफ इंडिया. हमने उसका एक ऑडिट करा, फॉरेंसिक ऑडिट करा. जब हमने उसकी बैलेंस शीट को रिव्यू करा, वी ऑब्जर्व्ड कि कंपनी A वाज मेकिंग सेल टू B, B टू C, C टू D, D टू F एंड वापस F A को सेल कर रही थी. वो हमने सबकी बैलेंस शीट निकाली थी, उससे हमने आइडेंटिफाई करा. हमने उसमें देखा कि इन सब कंपनीज का एड्रेस कॉमन था और एक एक डायरेक्टर कॉमन था. सो ऑल दीज कंपनीज वर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. लेकिन उस कंपनी के सैंक्शन लेटर में स्पेसिफिकली मेंशन था कि ड्रॉइंग पावर विल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट रिलेटेड पार्टी, कि रिलेटेड पार्टी के अगेंस्ट ड्रॉइंग पावर अलाउ होगी ही नहीं. तो उस केस में क्या हुआ, क्योंकि ड्राइंग पावर के केस में उसको अलाउ होगी नहीं, उसने क्या करा, AS 18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर दिखाया ही नहीं हुआ था सर. He had not shown related party disclosure as per accounting standard 18. Because of that, he was availing higher drawing power. उस केस में the matter went into government agencies. उन्होंने statutory order के अगेंस्ट भी एक्शन लिया है. Why AS 18 disclosure has not been made? The AS 18 disclosure should have been made, but that was not made. So this is a non-compliance of accounting standard, which resulted in manipulation of stock statement. मैं आपको एक बताता हूँ. फ्रॉड की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे एज पर RBI मास्टर सर्कुलर, फ्रॉड की डेफिनेशन, उसमें पहला पॉइंट ये होता है सर, मैनिपुलेशन और इन्फ्लेशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज फ्रॉड. मैनिपुलेशन एंड इन्फ्लेशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज फ्रॉड. लेट मी टेल यू. तो उसने क्योंकि रिलेटेड पार्टी के अगेंस्ट ड्रॉइंग पावर अवेल कर रखी थी, हेंस इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड. तो इसीलिए if you are verifying the stock statement, you are verifying the books of accounts, you should have an understanding of accounting standard. मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ. AS 29 सर, कंटिंजेंट लायबिलिटीज प्रोविजंस का सर. सर हमने एक ऑडिट करा, उसके अंदर क्या हुआ सर, बंदे की BG बैंक गारंटीज इन्वोक हो गई थी सर.
As soon as bank guarantees get invoked, the liability is crystallized. What do you mean by crystallized? Now you have to pay the money to the banks. उसने क्या करा? Even though bank guarantees were invoked, he still continued to show them as a contingent liability in books of accounts, stating that we have filed case against the party who had invoked our bank guarantee. Sir, as per accounting standard 29, once your liability is crystallized, it becomes a provision and is to form a part of the balance sheet and not notes on accounts anymore. So by that, he had understated his liability in its financial statement. उन्होंने financial statement में जो अपनी actual provisions थी, liabilities थी, उसको understate करा हुआ था. So you have to identify whether any related party transaction are taking place, whether the liability has properly been shown or not. AS26 intangible assets. सर आपको पता है किंगफिशर की जो बर्ड होती है, किंगफिशर की जो बर्ड थी, उसकी वैल्यूएशन हुई थी. एक कंपनी ने तो उसकी वैल्यूएशन अराउंड 1800 करोड़ करी थी, दूसरी कंपनी ने वैल्यूएशन करी थी 3200 करोड़. तो बैंक्स की इंटरनल गाइडलाइंस होती है दैट दे हैव टू टेक द लोअर वैल्यूएशन, और इफ द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूएशन इज मोर देन 10%, दैट द बैंक कैन गो फॉर थर्ड वैल्यूएशन बिफोर सैंक्शनिंग द लिमिट. बैंक्स ने क्या करा? वो हायर वैल्यूएशन लेके फंडिंग कर दी थी सर. So if they had that knowledge of AS26 intangible assets, they would have not sanctioned that loan. If they would have the understanding of RBI master circular, they would not have sanctioned that loan. So you should have a clear understanding of accounting standard before you are doing any audit, sir. मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको फिक्स्ड एसेट्स का. AS10 का जो भी हमने रिसेंटली लास्ट वीक हमने पॉइंट आउट करा था. AS10 में एक कॉन्सेप्ट होता है पुट टू यूज का, कि व्हेन एन एसेट इज कंसीडर्ड टू बी पुट टू यूज. एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. वो लोन लिया था 2012-13 में. उसको उन्होंने पुट टू यूज करा 2020 में सर, इवन दो बैंक से लोन 2012 से चल रहा है. दे हैव गिवन टू द बैंक्स कि हमने फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिया है एंड इट इज इन यूज. बट उस एसेट को उन्होंने पुट टू यूज कब करा सर? 2020 में, 8 years आफ्टर परचेजिंग द एसेट. So we question the management कि actual में आपने fixed assets खरीदा है या नहीं खरीदा. They were not able to prove that thing. We went to physical verification of that site, even though वो asset पुरानी state में पड़ा था, लेकिन it was appearing that it has never been used. उन्होंने 2020 में आकर उसको put to use करा, for which they had no justification or reasoning. So as per accounting standard 10, you have to verify when the asset should have been put to use and why such asset has not been put to use till now. आपको ये सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, यू कैन नॉट अंडरटेक एनी ऑडिट. अब जैसे काफी बैलेंस शीट जो हमारे पास आ रही है जिनका हम ऑडिट कर रहे हैं, दे आर अंडर इंड AS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS. तो आपको along with the Indian accounting standards, आपको accounting standards और Ind AS दोनों की knowledge होनी चाहिए सर. Only then you will be able to identify the discrepancies in the accounting standards, accounting policies and practices being followed by the management. क्योंकि Ind AS में क्या इशू आता है सर? Ind AS में revaluation का इशू है सर, that you have to revalue those assets. Time value of money का concept है उसमें सर. You have an option of historical cost as well, लेकिन उसमें मैनेजमेंट क्या करती है? Just to overstate their balance sheet, to show a greener picture, वो अपने assets को revalue करा के highly overstate कर देती है सर. So now as an auditor, what you have to do? You have to verify whether the valuation has been done properly or not. CARO 2020 में amendment आई है that the valuation is to be done by a registered valuer as per Insolvency Bankruptcy Board of India. तो जो अब आपकी कोई भी कंपनी, कोई भी आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर में भी अगर कोई भी कंपनी रीवैल्यूएशन कराती है, that revaluation, for that the valuation should be done by a registered valuer only. Now no one else can do that valuation, you have to remember that. तो अगर आप किसी कंपनी का स्टैट ऑडिट कर रहे हैं, किसी कंपनी का फॉरेंसिक कर रहे हैं, and if any valuation is being done, that should be done by a registered valuer. ये हमारा क्लॉज नंबर 1 है कारो का सर, कारो 2020 का. I hope this point is clear. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ascertaining money trail and end use of funds by the lenders. इसमें हमको वेरीफाई करना होता है whether the funds have been utilized for the purpose for which they were sanctioned or not. इसमें हम क्या करते हैं सर? इसमें हम पूरी ट्रेल बनाते हैं कि कंपनी के पास पैसा कहां से आया और कहां गया. What was the inflow and what is the outflow of funds. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर.
कि हमने इसमें एक फ्रॉड कैसे आइडेंटिफाई करा। सर वी वर डूइंग अ फोरेंसिक ऑडिट फॉर अ कंपनी, वो कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी सर, इट वाज इनटू ट्रेडिंग बिजनेस। अब वो क्या ट्रेडिंग करती थी, इट वाज ट्रेडिंग इनटू, वो केमिकल्स में ट्रेड कर रही थी, कुछ केमिकल्स थे, दीज वर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कुछ केमिकल्स में ट्रेडिंग कर रही थी सर वो कंपनी। उस कंपनी की लिमिट थी फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपीस की लिमिट थी। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें बैंक अकाउंट में प्रॉपर मूवमेंट हो रही थी, फंड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो की, देयर वाज प्रॉपर मूवमेंट इन बैंक अकाउंट्स। But what happened when we prepared the utilization, the inflow and outflow of funds, we observed that major inflow that was happening from only one company. Suppose हम कंपनी ए का ऑडिट कर रहे हैं, उस कंपनी ए के सपोज 15 डेटर्स हैं, 15 डेटर्स BCDEFGH IJ के ऐसे करके 15 डेटर्स है, लेकिन कंपनी ए की जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें मेजॉरिटी ऑफ फंड्स वर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम जेड। एक जेड कंपनी है, उससे मेजॉरिटी ऑफ फंड्स आ रहे थे। तो we came to a conclusion that all the debtors of the company were over 90 days, कि उनसे रिकवरी ही नहीं हो रही, उनको सेल हो रही है। वो क्या कर रहा था अपनी बुक्स में, इवन दो रिकवरी was being पैसा आ रहा था जेड से, he was showing in his books that the company, that the funds are being received from B, C, D, E, F. He was showing the movement in debtors and showing them within 90 days, even though उन कंपनी से पैसा ही नहीं आया कभी। All the funds were being received from company Z just to show the movement in bank accounts. In that case, उसके drawing power zero हो गई थी सर, it was a zero drawing power, reason being उन debtor से पैसा ही नहीं आ रहा था, and all the debtors became more than 90 days. Since all the debtors became more than 90 days, hence there was no inflow of funds from these debtors and his drawing power was nil, क्योंकि sanction letter में mention होता है कि you have to take debtors up to 90 days, अगर आपको, आपने पढ़ा होगा sanction letter तो इसीलिए ascertaining the money trail and end use of funds is very important. Similar amendment has been made in CARO 2020, whereby you have to comment whether the funds have been used. Clause number 10 hai, I guess. You have to check the clause number, according to me it is 10. You have to verify whether the funds have been utilized for the purpose for which they were sanctioned. Further, whether there is any diversion of funds or not. आपको उस पे भी comment करना है CARO में. That concept has been taken from forensic audit, whether the funds have been utilized for the purpose for which they were sanctioned. So as a forensic auditor, you have to check कि जो inflow और outflow है that is as per the business transactions or not. ऐसा ना हो किसी और बंदे से पैसा हो रहा हो और adjust किसी और के नाम पे हो रहा हो. That is a major fraud. That you can only identify when you have the complete bank statements. तो as a statutory auditor, I will recommend you, मैं आपको इसमें एक example बताता हूँ, मेरे को example ध्यान आया अभी जो recently हुआ है, उसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फॉल्ट क्या थी मैं आपको ये बताता हूँ सर। दिस विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि आजकल बोरोस किस लेवल तक जा सकते हैं। सर हमने कंपनी का भी ऑडिट करा था अराउंड 1 year बैक। उस कंपनी ने क्या कर रखा था, अपनी एफडीआर ओवरस्टेट कर रखी थी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इवन दो ही हैड एन एक्चुअल एफडीआर ऑफ अराउंड 28 करोड़, उसने अपनी बैलेंस शीट में 150 करोड़ की एफडीआर दिखाई हुई थी। उसने अपनी एफडीआर को ओवरस्टेट कैसे करा हुआ था, उसने अपनी परचेजेस को अंडरस्टेट करा हुआ था सर, जिससे जो पेमेंट जो क्रेडिटर्स को करी थी उसको पेमेंट ना दिखा के उसको दिखा दे कि हमने एफडीआर क्रिएट करी हुई। जब हमने अपना फोरेंसिक ऑडिट शुरू करा, हमने उससे एफडीआर की कंफर्मेशन मांगी, उसने हमको 150 करोड़ की एफडीआर की कंफर्मेशन तक दे दी बोरोर ने। ठीक है, प्रॉपर बैंक के फॉर्मेट में थी, प्रॉपर कंफर्मेशन थी एफडीआर की। हमने उसको कहा कि नाउ वी विल टेक दिस कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक्स, तो ही रेजिस्टेड कि सर आप बैंक से मत लीजिए, मैंने आपको दे तो दिया एफडीआर सर्टिफिकेट, बट वी डिड नॉट लिसन। We went to the banks, we took confirmation, we got confirmation of 28 crore from the bank. We kept both the confirmation in front of the borrower कि सर ये बताइए बैंक 28 करोड़ कह रहा है, आप 150 करोड़ कह रहे हैं, how is it possible? Then he confessed कि सर मेरी FDR overstated है. Okay. We classified the account as fraud कि भी उसने around 122 करोड़ से अपनी FDR overstate कर रखी थी. He has understated his purchases just to show profit in the books of accounts. CBI वाले ने स्टैट्यूटरी ऑर्डर को बुलाया कि सर आपने एफडीआर को कंफर्म कैसे करा। उसने भी वही 150 करोड़ की एफडीआर कंफर्मेशन दिखा दी कि सर ये देखिए मेरे पास तो कंफर्मेशन है। ऑल दोज एफडीआर कंफर्मेशन वर फेक, जितनी भी कंफर्मेशन थी सारी फेक थी सर। अब मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी,
देयर इज अ मिस्टेक ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, क्योंकि उसने कंफर्मेशंस तो ली थी ना सर. ये है उसने, द मिस्टेक वाज ही हैज नॉट टेकन द कंफर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक्स. सो नाउ एज अ फोरेंसिक ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर आपकी किसी भी कंपनी में बैंक बैलेंस है, एफडीआर है, प्लीज टेक डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक. अगर आपको नहीं मिलती, mention that fact in your report that we requested the bankers to provide the confirmation, however the same has not been provided to us. राहुल जी अपने लेटर हेड पे भेजें, मैं उनको कंफर्मेशन कर लिए. हाँ जी सर, हम अपने लेटर हेड पे लिख के भेजेंगे कि हम इस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट जो भी कर रहे हैं, प्लीज प्रोवाइड द कंफर्मेशन, एंड अपना अपॉइंटमेंट लेटर साथ में अटैच कर देंगे सर कि ये हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है. दे हैव टू गिव दैट कंफर्मेशन. जैसे हम डेटर्स कंफर्मेशन लेते हैं, सिमिलरली इज कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक्स. तो डाटा क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन भी खुद ही लेनी चाहिए जी. हाँ जी सर, डेटर क्रेडिटर की तो खुद ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम मेंशन करते हैं, हम जनरली डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि डेटर्स एंड क्रेडिटर आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, बट वी हैव टू एंश्योर दैट वी सेंड देम कंफर्मेशन लेटर्स. वी कैन सेंड देम ऑन सैम्पलिंग बेसिस कि टॉप 10 20 को भेज दिया, बट हमको भेजनी जरूर चाहिए सर. इसका भेजो, इसका मैं बंदा ले रहा हूं, आवाज कट कंफर्मेशन नहीं आया तो जी. नहीं सर, जिसका कंफर्म, इसका भेजो, दो ही का आया तो जी. नहीं वो हम दैट फैक्ट वी हैव टू मेंशन इन आवर रिपोर्ट कि we have sent 20 confirmation letters, out of which only 2 have been received and rest 18 have not been received, hence we are unable to verify the third party confirmation. If you write that thing in your financial statements, then you are safe. क्योंकि कल को अगर debtors भी fake मिलते हैं, then you can say कि हमने confirmation letter भेजा था लेकिन हमको confirmation नहीं आया, hence we have relied on the books of accounts that the borrower has given to us. तो आज की डेट में थर्ड पार्टी कंफर्मेशन इज शुड फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑडिट एक्सरसाइज, whether it be debtors, creditors, loans and advances, investments, or whatever the case may be, you should take third party confirmation. Bank balance हो गया सर, FDR confirmation हो गया, you should take third party confirmation. अगर आप वो नहीं लेंगे, you are at risk in today's scenario. कि जो मैं आपको FDR का ओवर, जैसे सत्यम में क्या हुआ था, सत्यम में भी तो सर FDR ओवर स्टेट थी. जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, उसके अंदर उन्होंने 28 करोड़ की FDR 150 करोड़ की दिखाई हुई थी सर. तो 122 करोड़ से उन्होंने एफडीआर ओवरसेट कर रखी थी. दिस इज द केस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसका फोरेंसिक मैंने करा है. मैंने सॉरी माफी चाहता हूँ, मैंने जो पीएसयू की जितनी बैलेंस शीट पढ़ी है जी, हाँ वो पढ़ता रहता हूँ जी, मेरे को ऐसा कोई नजर नहीं आया. जनरली आप देखोगे, पीएसयू ऑडिट कर रहा हूँ तो मैंने भी पिछली बार अपने उसमें आईएफसी की रिपोर्ट में कुछ ना कुछ लिखा था हर बार 4 साल में. नहीं, आप देखेंगे उसके नोट्स एंड अकाउंट्स में ना मेंशन जरूर करा होगा कि ट्रेड रिसीवेबल्स आर सब्जेक्ट टू रिकंसिलिएशन एंड कंफर्मेशन. ये 100% लिखा होगा अपने नोट्स में अपने सर, आप चेक करना एक बारी. और आपको कंफर्मेशन लेटर्स भेजने चाहिए. रीजन बीइंग पीएसयूज में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है. पीएसयूज में वो कंफर्म ही नहीं करके देते बैलेंस सर वो. तो जिस भी पीएसयू को ऑडिट कर रहे हैं, जिस भी बैंक को ऑडिट कर रहे हैं, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन, जैसे बैंक में अगर आप बैंक ऑडिट करेंगे, उसके अंदर एक ना सर इंटरनल कंट्रोल अकाउंट होता है बैंक्स में. अब जैसे बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे या सेंट्रल ऑडिट करेंगे या जो भी है, उसके अंदर एक इंटरनल रिकंसिलिएशन अकाउंट होता है विच इज आइदर इंटर ब्रांच और इंट्रा ब्रांच, इंटर बैंक और इंट्रा बैंक, कि विद इन द बैंक और आउटसाइड द बैंक कितना बैलेंसेस है. दैट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो टू बी वेरीफाइड. जो नीरव मोदी वाली चीज हुई थी, उसके अंदर यही तो इशू था ना कि आपस में बैलेंस ही रिकंसाइल नहीं कर रहे थे, बिकॉज दैट बैलेंस और आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो किसी ने कभी वेरीफाई नहीं करा. That's why the auditor are being held accountable. That's why the concurrent auditor are being held accountable. Statutory auditor are being held accountable कि आपने ये बैलेंसेस को टैली क्यों नहीं करा. उसके अंदर क्या हुआ था, उसमें इलाहाबाद बैंक जो बाहर का बैंक था, उसका बैलेंस इतना ज्यादा था जो कभी रिकंसाइल ही नहीं हुआ पीएनबी बैंक से. So as a forensic auditor or as any auditor, whatever balances on the asset side, major आपको asset side पे focus करना है. Liability also you can verify, but major आपको focus करना है asset side पे. You have to verify, you have to ensure that you get third party confirmation जहां से आप ले सकते हैं सर. So this is about ascertaining money trail and end use of funds. Then we have to verify whether any banks outside consortium. हमारा कितना टाइम बचा है? अच्छा 15 मिनट. मैं बस 5-7 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, then I will take queries. Physical, जैसे if you are operating bank outside consortium, you have to specify that thing in your report. Caro 2020 में they have made an amendment which talks about diversion of funds. और diversion of funds की अगर आप definition देखेंगे as per RBI master circular, they have clearly stated
opening of bank accounts outside consortium is considered as diversion of funds. So now as a statutory auditor also, if you are verifying the books of accounts, you have to check whether there is any diversion of funds or not. If there is diversion of funds, that may be opening of bank accounts outside consortium. Then physical verification of debtors we have discussed. Commenting on transaction of substantial amount which does not seem to be arm length. इसके अंदर सर आपको चेक करना है whether the sales and purchases or any transactions are being done at arm's length or not. सर अभी हमने around 6 months back एक मोबाइल इंडस्ट्री का ऑडिट करा. The company was a dealer of a very big mobile company. हमने देखा कि वो जो कंपनी है वो रिलेटेड पार्टी को तो सेल कर रही थी मोबाइल, सपोज आईफोन था, वो आईफोन रिलेटेड पार्टी को सेल कर रही थी 70,000 का और अनरिलेटेड को सेल कर रही थी 1.5 लाख का. सेम मोबाइल फोन, सेम ब्रांड, सेम मॉडल, एवरीथिंग एल्स. उसकी कॉस्टिंग अराउंड फॉर एग्जांपल 50,000 थी, तो रिलेटेड पार्टी को 70,000 और अनरिलेटेड को 1.5 लाख में. सो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट एट आर्म्स लेंथ. तो आपको स्टॉक रजिस्टर को पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा इफ यू आर वेरीफाइंग सेल्स एंड परचेज ट्रांजैक्शन, कि जो आइटम वो अनरिलेटेड को सेल कर रहे हैं किस रेट पे, उसी रेट पे रिलेटेड या अनरिलेटेड को कितने रेट पे सेल कर रहे हैं. इफ देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन रेट, there can be bulk discount, there can be cash discount, those things can happen. But if there is a huge variation in rate difference, then there may be a case that it is not at arm's length transaction. Then you have to specify that thing in your report. Substantial debt raised in associate concern, कि अगर किसी associate concern subsidiary में किसी group company में कोई debt raise हुआ है, we have to verify whether the promoters or directors have given guarantees in that. Reason being, the promoters and directors cannot give guarantee in such loan prior to approval from their lending banks. Suppose करिए कंपनी ए है आपकी बोरोर कंपनी, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 50 करोड़ का लोन लिया हुआ है. कंपनी ए की एसोसिएट कंसर्न है कंपनी बी जिसने बैंक से लोन लिया है. तो वो कहते हैं कि कंपनी ए और उसके डायरेक्टर्स उस लोन में गारंटी दे, कंपनी बी के लोन में गारंटी दे. They cannot give guarantee like that. They have to take approval from the lenders of company A. The reason being they have the first charge on the company assets, on the assets of the directors, promoters and the guarantors. Because वो लोन पहले हुआ है. उनके सैंक्शन लेटर में भी ये चीज मेंशन होती है. मूवमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, जैसे मैंने आपको शेयर कैपिटल में बताया था, टू वेरीफाई द सोर्स एंड जेन्युइननेस. Similar thing is to be verified in the unsecured loan thing. You have to verify the source and genuineness of contribution of unsecured loan, whether the source is genuine or not. And lastly, chain of transactions pertaining to unit promoters partners to ensure genuineness, as there would be bogus family transactions. इसमें कह रहा है कि related party transactions को आपको verify करना है whether those related party transactions are done at arm's length or not. If not, you have to mention that fact that these are not being done at arm's length. वो आप जैसे transactions को देखेंगे, जैसे interest free loan हो गया, जैसे कारों में मैंने आपको बताया, कारों में थर्ड पॉइंट है, if you are providing interest free loan to someone, that is transaction which appears to be prejudicial to the interest of the company. आपने किसी को पैसा दे रखा है और वो पैसा वापस ही नहीं आ रहा, मतलब you are not recovering that money, that is prejudicial. That can be a family transaction, related party transaction. तो all these things are to be verified. जैसा मैंने आपको स्कोप बताया कि आपको ये सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ेंगी, फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स. फिक्स्ड एसेट्स आपको वेरीफाई करने हैं, सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस आपको चेक करना है वेदर दोज एक्सपेंसेस आर डन एट आर्म्स लेंथ और नॉट. किंगफिशर में मैं आपको बताता हूँ, किंगफिशर में एक जो हमारा फ्रॉड हुआ, दे वर प्रोक्योरिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. जनरली लीज रेंटल जो एयरक्राफ्ट का होता है, उस फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपीस पर मंथ होता है, बट किंगफिशर वाज पेइंग 50 लाख पर मंथ फॉर वन एयरक्राफ्ट एज अ लीज रेंटल. तो दिस इज अ केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज डन नॉट डन एट आर्म्स लेंथ, कि जब आपको 10 लाख रुपए महीने के लीज रेंटल पे प्लेन मिलता है, you are paying 50 lakhs for that. So those are the transactions which appears to be expenses which are not at arm's length, hence prejudicial to the interest of the company. So forensic audit के scope में आपकी complete balance sheet and financial statement include होती है, but before commencing forensic audit आपको balance sheet को study करना बहुत जरूरी है. As a chartered accountant आपको balance sheet को देख के पता लग, मैंने बता दो, मेरे पास कल रात को मैं जब ट्रेन में था, I was coming from Lucknow, मेरे पास एक बैंक वाले का फोन आया, कहते सर हमको एक कंपनी का केस, विलफुल डिफॉल्टर का केस फाइल करना है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट, आप सिर्फ बैलेंस शीट को रिव्यू करके बता दो. तो कल ट्रेन में बैठ के मैंने 2 घंटे बैलेंस शीट रिव्यू करी, उसमें हालांकि ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकल पाए, लेकिन जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी मेरी डिटेल्स थी, वो बना के मैंने फिर बैंक वाले से आज सुबह डिस्कस करी.
तो आपको एज अ फोरेंसिक ऑडिटर और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड हैव द एबिलिटी कि आप बैलेंस शीट को सर स्टडी कर सके। मैं आपको बता रहा हूँ सर, many of our CA friends, they do not know how to read. I'm talking about reading a balance sheet, not preparing or not doing. Reading a balance sheet is really important. आपको फिगर्स को कंपेयर आना चाहिए, जैसे मैंने आपको पावर टू सेल का रेशो बताया। सिमिलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री और ऑडिटिंग, उसके बेसिस पे आपको रेशोज निकालनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन यू हैव टू रीड द बैलेंस शीट। जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया कि डेटर्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, यू हैव टू कैलकुलेट द रेशो ऑफ डेटर्स टू सेल, दैट इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ बैलेंस शीट। जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बताया COGS रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप बैलेंस शीट जिस भी इंडस्ट्री का कर रहे हैं, यू शुड नो अबाउट दैट इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर ऑडिटिंग दैट कंपनी, आपको तभी आप देन ओनली यू कैन रीड द बैलेंस शीट। अब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं एक बारी, 2-3 क्वेश्चंस जो पहले आए हुए हैं। उमंग जी का है, मेनी टाइम्स डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड इन स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड टू द बैंक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर उस केस में आप इसको क्लियरली फ्रॉड क्लासिफाई कर सकते हैं सर। जैसे मैंने आपको बताया RBI की डेफिनेशन है मास्टर सर्टिफिकेट में, डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड, ओवर स्टेटमेंट और इन्फ्लेशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज फ्रॉड, हेंस यू कैन क्लियरली क्लासिफाई द अकाउंट एज फ्रॉड। सेकेंडली, अब नाउ दिस पॉइंट हैज बीन इंक्लूडेड इन कारो 2020, March 22 onwards, statutory order has to certify whether the stock statement tallies with the books of accounts or not. This is one of the major amendments in the CARO 2020. तो इसलिए अब आपको ये स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में ही पता लग जाएगा whether the stock statement tallies with the books of accounts or not. DP against related party also depends on sanction of the bank. Many a time banks put a cap that DT in a... सर मैंने वही आपसे डिस्कस करा कि अगर सैंक्शन लेटर में स्पेसिफिकली मेंशन है दैट ड्राइंग पावर विल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट रिलेटेड पार्टी, वो फिर अलाउ नहीं होगी। तो डीपी कैलकुलेशन में यू हैव टू एंश्योर कि स्टॉक स्टेटमेंट वो हमारा ना आए। रमेश गोयल सर पूछ रहे हैं, बीजी हैव बीन इन कैश अगेंस्ट FDR मार्जिन, हाउ टू रिपोर्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर उस केस में क्या होगा, जैसे सपोज करिए 100 करोड़ की बीजी है और आपकी FDR है 50 करोड़ की, उसमें क्या होगा सर, जैसे आपकी 100 करोड़ की बीजी इन्वोक हो गई, you will adjust the 50 crores of FDR from BG और आपकी लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज जो हुई वो हुई 50 करोड़ की। तो आपको अपनी बैलेंस शीट में 50 करोड़ पेबल दिखाना है टुवर्ड्स बैंक। आपका पहले 50 करोड़ जो FDR है वो बैंक ने एडजस्ट कर देगा, उसके बाद आपको FDR अपनी फाइनेंशियल से हटा देने हैं और 100 - 50 आपको 50 की लाइबिलिटी दिखानी है अपनी बैलेंस शीट में। तो और किसी का क्वेश्चन है तो मैं सर अगर किसी का क्वेश्चन है वी कैन टेक दोस क्वेश्चंस। राहुल सर, 2 लोगों ने रेज हैंड कर रखा है, अगर आप अलाउ करें तो। हाँ करिए सर, करिए। किशोर जी, और पूनम सिंगल मैम। हाँ जी, अब मेन क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई फॉर फोरेंसिक ऑडिट असाइनमेंट्स। मेनका जी पूछ रहे हैं। मैम सबसे पहले आपको फोरेंसिक ऑडिट असाइनमेंट्स के लिए यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, IBA है मैम, तो वहां पे आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। दैट इम्पेलमेंट इज डन वंस अ ईयर, वो साल में एक बार ही होते हैं, जनरली जून जुलाई के आसपास होते हैं वो इम्पेलमेंट। तो अभी जो खुलेगी इस साल के लिए वो खुलेगी जून जुलाई में। उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विच यू हैव टू फुलफिल, ओनली आफ्टर दैट दे विल इम्पैनल यू। दे हैव 2 लिस्ट, उनकी 2 लिस्ट है मैम IBA पैनल में। One is firms eligible to undertake audits above 50 crores and one is below 50 crores. The outstanding balance of borrower 50, outstanding balance जो borrower है तो उसके लेते हैं। तो one is above 50 crores and one is below 50 crores. उसमें जनरली आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे। उसमें आपको जैसे 3 पार्टनर्स 5 पार्टनर्स चाहिए आपको, उसके अंदर आपके पार्टनर्स को FAFD का कोर्स कराना। जैसे above 50 crores में आपको अगर इम्पैनल कराना है, you should have 5 partners, out of which 3 should have completed the FAFD कोर्स या सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर CFE का कोर्स होता है USA का, या तो वो करा होना चाहिए FAFD। इट कैन आइदर बी पार्टनर्स और एम्प्लॉइज। साथ में आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए कि आप कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव इन डूइंग फोरेंसिक ऑडिट, वो सारे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू गेट योर फर्म इम्पैनल्ड इन IBA, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। वहां पे अगर आपका फर्म इम्पैनल हो जाएगी देन यू आर एलिजिबल टू टेक ऑडिट इन एनी ऑफ द बैंक्स। विद रिस्पेक्ट टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE, उसमें आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, SFIO, CBI, वहां पे आपको सेपरेटली अपनी फर्म का बायोडाटा जो एक्सपीरियंस है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें सर मैम जनरली वो एक्सपीरियंस मांगते हैं
तो योर स्टॉक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, यू कैन शो दैट एज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि वो स्टॉक ऑडिट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ओनली। तो अगर आपने स्टॉक ऑडिट्स कर रखे हैं, आप उसको भी अपने एक्सपीरियंस में काउंट करके उसमें लगा सकते हैं, दे कैन कंसीडर दैट। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर इम्पैनलमेंट। वंस यू आर इम्पैनल्ड, देन यू हैव टू अप्रोच द बैंक्स, क्योंकि बैंक्स क्या है, आपको टेंडरिंग बेसिस पे होता है सारा काम, आपको टेंडरिंग बेचते हैं। तो आज की डेट में 250 फर्म्स अराउंड रजिस्टर्ड है, 250 से 300 फर्म रजिस्टर्ड हैं, बट बैंक सेंड कोटेशन ओनली टू 5-10 फर्म्स। तो आपको बैंक्स को अप्रोच करना पड़ेगा कि बैंक्स दे प्रोवाइड यू दे सेंड यू मेल्स फॉर कोटेशन सो दैट दे कैन आस्क कोटेशंस फ्रॉम यू। तो दिस इज द प्रोसीजर। आपको सबसे पहले आईबीए में इम्पैनल होना है, बीएससी, एनएससी, सेबी हो गया, एसएफआईयू, सीबीआई, यहाँ जगह सेपरेटली इम्पैनल होना है, ईओडब्ल्यू हो गया। उसके बाद आफ्टर यू हैव टू अप्रोच दीज एजेंसीज दैट दे सेंड यू मेल्स फॉर कोटेशंस, और ये सारा काम मैम टेंडरिंग बेसिस पे होगा। और सेकंड सोर्स है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू, उसके लिए भी आपको आईबीएम में इम्पैनल होना जरूरी है। तो जितने भी आरपीज हैं जो ट्रांजैक्शन ऑडिट करवाते हैं अंडर एनसीएलटी, उसके अंदर वो आरपीज जो है वो आपको कोटेशन के लिए भेजेंगे और आपसे कोटेशन मंगा के दे कैन गिव यू वर्क। So if you have RPs known to you, then they can very well give you the work. You have to approach the resolution professionals for that. This is the second source you can do. हाँ जी सर, किसने रेज है? पूनम सिंगला जी मैम ने करा हुआ है रेज सर, उनका ले लेते हैं क्वेश्चन। मैडम है? हाँ सर, मैम अनम्यूट नहीं कर रखा मैम ने। पूनम मैम आप अनम्यूट कर दीजिए अगर कोई क्वेरी आपके तो। श्री दीपक आजाद सर का क्वेश्चन अच्छा पहले का है सर, शायद क्वेश्चन तो सारे हो गए कवर। ठीक है सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन वी कैन डिस्कस, वरना सर। हाँ सर, अनिल गोयल जी ने क्वेश्चन पूछा है अभी। सर अनिल गोयल जी पूछ रहे हैं, इफ नॉट रजिस्टर्ड विद आईबीए नॉट एलिजिबल टू ट्रांजैक्शन ऑडिट। सर आईबीए में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, उसमें आईबीसी कोड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है दैट यू शुड बी रजिस्टर्ड विद आईबीए। बट जनरली क्या होता है, जनरली जो सीओसी मेंबर्स होते हैं वो बैंक्स होते हैं, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं, दे आर बैंक्स। तो उसके अंदर जनरली बैंक्स मांगते हैं कि सर वो आईबीए इम्पैनल्ड फर्म से ही कोटेशन मंगाई जाए। देयर इज नो इन राइटिंग कहीं पे नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन ऑडिट है दैट कैन ओनली बी डन बाय फर्म्स रजिस्टर्ड अंडर आईबीए। बट क्योंकि सीओसी मेंबर्स बैंक्स होते हैं 90% केसेस में, वो दे इंसिस्ट कि आईबीए इम्पैनल्ड फर्म ही हो जो फॉरेंसिक ऑडिट कर रही है। हाँ जी, आईपी इफ अपॉइंटेड बाय आईपी, वही मैंने बताया ना, क्योंकि आईपी जो अपॉइंट करता है वो सीओसी की रिकमेंडेशन या उनसे कंफर्मेशन या उनसे डिस्कशन करके ही करता है सर। मतलब आईपी हैज द पावर टू अपॉइंट द ट्रांजैक्शन ऑडिटर, बट जनरली वो डिस्कस करता है सीओसी मेंबर से कि मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूँ। दे डोंट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम सीओसी मेंबर्स, बट वो जनरली पूछ लेता है सीओसी मेंबर से, सो दे हैव कि भी हाँ हम उसमें करें। मिनिमम सीओपी टाइम लिमिट, सीओपी टाइम लिमिट मतलब देयर इज नो, मनोज जी ऐसा कोई लिमिट नहीं है सीओपी के लिए। आपके पास पार्टनर्स होने चाहिए, 5 पार्टनर्स होने चाहिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि सीओपी है या नहीं है, तो आपके पार्टनर्स होने चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं अप्लाई। किसी मेंबर का अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई रिक्वेस्ट टू अरुण गुप्ता जी फॉर द वीओटी। थैंक यू राहुल जी। अभिषेक अग्रवाल जी कह रहे हैं फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन एंड एनर्जी लेवल। राहुल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। उन्होंने आसान कर दिया। नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी। यू फॉर डिटेल डिस्कशन ऑन फॉरेंसिक ऑडिट। आपने बहुतों की, मेरे को भी काफी सीखने को मिला जी आज। काफी मतलब कि चक्षु खोल दिया आपने कि किससे कैसे ऑडिट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे कारों को भी आपने लिंक कर लिया। कारों से भी, कारों में भी आपसे पहले प्रोग्राम किया था, अभी दोबारा भी करेंगे जी आपका। बिल्कुल सर। मार्च में ना सर का प्रोग्राम रख लो कारों पे। ठीक है सर। अपने मेंबर्स जो हैं ऑलमोस्ट 200 मेंबर्स थे आज जी 200-300 मेंबर्स करके, जिससे कि कारों की पहले से प्लानिंग कर पाए। कल को बाद में क्या होगा राहुल जी, आपको थोड़ा सा अभी इस बात को अप्रिशिएट करोगे,
1 अप्रैल के बाद बोलेंगे क्लाइंट को, क्लाइंट बोलेगा पहले बता देते यार, हम कर लेते, ऐसा कर वही लेते। वही 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 बात है, वो पहले ही, तभी मैं कारों के जो सेमिनार है मैं 1 साल से ले रहा हूँ कि आपको बता दूं कि मार्च 22 से आपको करना ही करना है ये। हाँ, तो निकिता भाटिया जी भी चाहती है तो पूछिए। निकिता मैम, निकिता मैम आप क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना, अनम्यूट करिए अपने आप को। अभी गलती से रेज हो गया लग रहा है हैंड सर। मे बी सर। थैंक यू राहुल जी फॉर कमिंग इन योर वंडरफुल सेमिनार टेकन बाय यू। हमारी रिक्वेस्ट पे आपने हमारा आना स्वीकार किया, और अगले नहीं महीने नहीं की पहले से बुकिंग करा लेते हैं आपकी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, एनी टाइम सर, आपको तो मैं मना ही नहीं कर सकता। सारे प्रोग्राम रख लेते हैं, जिससे कि अपने जो भी अकाउंट्स वगैरह जो भी कंपनियां ठीक करना चाहे तो अपने ठीक कर सकते हैं अपने बिल्कुल 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 सर। हिसाब से। एंड थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सर। Now we are meeting virtually. More than 200 people were there. One person from Coimbatore, मतलब all over India से ही लोग हमारे सेमिनार्स में, वेबिनार में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। Listening the program and virtual memento and virtual bouquet to you. थैंक यू सर। Seminar as a love, token of love and affection from ourselves. And thanks members for coming and gracing the program. मेंबर्स हैं तभी हम राहुल जी आए हैं, नहीं तो मेंबर्स नहीं होंगे तो राहुल जी भी कैसे करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। Now there are pipeline 3 more seminars. 4th March banqueted by लोकेश गुप्ता जी। जैसे पीछे हमने उनका रखा था, अग्रवाल साहब प्रोग्राम रखा था, वो बोलेगी लोकेश जी भी अच्छा बोलते हैं, तो हमने लोकेश जी का पहले ही प्रोग्राम बना रखा था। वो हाई फाई जैसे राहुल जी ने बोला ऐसी वो हाई फाई टेक्नोलॉजी पे बोलते हैं लोकेश जी, टेक्नोलॉजी ऑडिट के लिए बोलते हैं। और नेक्स्ट सेशन में 5th मार्च सैटरडे बाई सीवी साजन जी, कोड ऑफ कंडक्ट, वो भी सारा अपना क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि कौन कौन सी कार्रवाई से हमें बचना चाहिए, उसके लिए बताएंगे। और 12 मार्च को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आलोक गर्ग जी का सेमिनार है। भाई आलोक आलोक गर्ग, गर्ग जी। भाई आलोक गर्ग जी। जी सर। So this is the for information for next seminars. Thanks Rahul ji and thanks members. Thank you sir. थैंक यू सर। राहुल सर, थैंक यू सर। करो भैया, देव करो।